आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिक्स्थ मॉड्यूल बैंकिंग कंप्लायंस रिलेटेड एंड इसका पहला चैप्टर जो है दैट्स रिलेटेड टू द ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द डिपॉजिट अकाउंट्स, रेमिटेंस इंस्ट्रूमेंट्स एंड बाकी बहुत कुछ, राइट। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, सो अच्छे से इसको गो थ्रू करेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी मॉड्यूल रहने वाला है। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट टॉपिक हियर। इट्स रिलेटेड टू फैसिलिटीज इन सेविंग अकाउंट एंड सीनियर सिटीजन अकाउंट्स में जो फैसिलिटीज अवेलेबल है उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू द सेविंग बैंक रूल्स। तो टियर ऑफ रूल्स आर अटैच टू द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का मतलब होता है कि आपको एक शीट दी जाती है साथ में, जिसमें के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाएंगी एंड आपको उस शीट को संभाल के रखना होता है। एंड फॉर द दो फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड रहेंगी सभी डिपॉजिटर्स के लिए, एक्सेप्ट द केस ऑफ द बैंक, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड लोकल अथॉरिटीज। स्टाफ अकाउंट्स के लिए जो फोटोग्राफ्स हैं दोज आर ऑप्शनल। एंड जो आरबीआई की कस्टमर सर्विस गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना होता है एंड इट्स रिलेटेड टू द कैश विड्रॉल। तो हमें फिजिकल प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है हमारे खुद के या फिर बेयर चेक की पेमेंट के लिए, अनटिल और अनलेस बैंक आपसे पूछता है कि आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। देन इट्स रिलेटेड टू द मिनिमम बैलेंस। तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, क्लियरली पता होना चाहिए कस्टमर्स को कि कितना बैलेंस मेंटेन करना है और उसके क्या चार्जेस पड़ेंगे। एंड अगर आपको कोई चेंज करने हैं फीस के साथ रिलेटेड रूल्स को तो 1 महीने का नोटिस आपको कम से कम देना पड़ेगा। देन इट्स रिलेटेड टू इनऑपरेटिव अगर अकाउंट है तो अगर उस अकाउंट में कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है तो आप कोई भी पेनल्टी उस अकाउंट में नहीं लगा सकते हो। इफ वी टॉक अबाउट द पिनल चार्जेस, तो आरबीआई के एग्जैक्ट प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा जब आप एक पेनल्टी को लिवाई कर दो। लेट्स केस अगर कोई बैलेंस जो है 5,000 से ड्रॉप करता है तो बैंक जो है 100 रुपीज पर मंथ चार्ज कर सकता है सिर्फ और सिर्फ, लेकिन बैंक को 30 दिन का पहले एक एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। फर्दर फिर बात आती है रिलेटेड टू द फैक्ट परचेज ऑफ लोकल चेक्स ड्यूरिंग द क्लियरिंग सस्पेंशन। तो बैंक जो है लोकल चेक्स इवन जब क्लियरिंग खत्म हो चुकी है, बंद हो चुकी है, तब भी उनको परचेज कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब कर सकता है अगर उनको कस्टमर के ऊपर विश्वास है, कस्टमर की क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में पता है, उसकी रेपुटेशन के बारे में पता है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द स्टेटमेंट्स एंड द पासबुक। जो पासबुक होती है दोज मस्ट बी ऑफर टू ऑल द इंडिविजुअल। स्टेटमेंट जो है दैट इज ऑप्शनल एंड जो पासबुक दी जाएगी दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट विच इज ऑफर्ड। एंड अगर आप मंथली स्टेटमेंट लेते हो तो वो भी आप ले सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। एंड आपको बेसिकली स्टेटमेंट्स को अपडेट रखना है एंड पर्टिकुलरली जो स्टेटमेंट रहेगी या फिर पासबुक रहेगी दैट मस्ट इंक्लूड द ब्रांच एड्रेस, उसके ऊपर माइक्रो कोड आईएफएससी कोड होना चाहिए एंड सिक्योर कस्टडी में रखना जो रहेगा दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कस्टमर। फिर बात आती है चेकबुक्स के बारे में। चेकबुक्स जब भी इशू की जाएंगी तो पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कस्टमर्स को जो चेक है वो हिंदी, इंग्लिश या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में भर सकते हैं। एंड नो रिस्क फॉर्म नीडेड फॉर कोरियर डिलीवरी। कोई भी ऐसी डिलीवरी के लिए नो रिस्क फॉर्म की जरूरत नहीं है। काउंटर कलेक्शन जो है वो एक्सेप्टेबल है एंड फर्दर आप सका संवत डेट्स जो है उनको फॉलो कर सकते हैं। यानी कि अगर आप जो इंटरनेशनल कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर उसको फॉलो नहीं करते हो एंड इंडियन कैलेंडर को फॉलो करते हो, उसके हिसाब से अगर कोई डेट लिखी गई है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सीबीएस बैंक जो है वो मल्टी सिटी सीटीएस 2010 के हिसाब से चेक्स देंगे एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है, जो दिए जाएंगे चेक। एंड ये सीटीएस कंप्लाइंट होना चाहिए, यानी कि चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के साथ कंप्लाई होना चाहिए। इफ वी टॉक अबाउट द माइनर अकाउंट्स, तो जो बच्चों की उम्र जो है 10 साल या उससे ज्यादा है वो अपना सेविंग बैंक अकाउंट खुद से इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकते हैं एंड जब वो 18 साल के हो जाएंगे तब वो फ्रेश इंस्ट्रक्शंस देंगे। एंड इवन जो माइनर्स हैं जिनकी उम्र जो है 10 साल से कम है उनको अलाउड है कि वो अपने गार्डियन के साथ अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। एंड जो भी माइनर के अकाउंट्स होंगे उनमें इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड फैसिलिटी जो है वो ऑफर की जा सकती है, लेकिन डेफिनेटली बैंक को ध्यान रखना पड़ेगा। इवन चेकबुक फैसिलिटी कैन बी ऑफर्ड इन द माइनर अकाउंट, लेकिन उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा इट्स अ माइनर अकाउंट, बिकॉज कोई भी अगर लेट से कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी माइनर के साथ चेक लेता है तो माइनर की कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं रहती, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अब एन इश्यू, राइट। फिर बात आती है ट्रांसजेंडर पर्संस के बारे में। तो बैंक को अपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में एज पर द सुप्रीम कोर्ट एंड आरबीआई डायरेक्शंस एक जेंडर ऐड करना पड़ेगा, दैट इज द थर्ड जेंडर। एंड चेक ड्रॉप फैसिलिटी जो है वो डेफिनेटली अवेलेबल होनी चाहिए, उसमें ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी भी होनी चाहिए एंड फॉर द काउंटर एक्नॉलेजमेंट भी फैसिलिटी होनी चाहिए। लाइक इफ समवन वांट्स कि चेक को डिपॉजिट करें एंड उसको एक्नॉलेजमेंट चाहिए तो वो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट काउंटर पर जाकर के ले सकता है एंड आपको क्लियर नोटिस देना पड़ेगा एंड एक्यूरेट वर्ड जो है वो वहां पर डिस्प्ले पर शो करने होंगे कि कहां कहां फैसिलिटी अवेलेबल है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू स्कॉलरशिप अकाउंट की बात करें तो उन केस में कोई भी मिनिमम अकाउंट बैलेंस या फिर क्रेडिट लिमिट जो है वो अवेलेबल नहीं रहेगी। फर्दर भी टॉक अबाउट द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, तो आप फ्रीली स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट कर सकते हो। जब हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो जो कस्टमर होता है दैट बेसिकली एक्ट एज अ प्रिंसिपल एंड जो बैंक होता है दैट एक्चुअली एक्ट्स एज अ एजेंट। तो बैंक जो होता है वो एजेंट की तरह एक्ट करता है। जब हम किसकी बात करते हैं वी टेल अबाउट द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, राइट।
तो फ्रीली एक्सेप्ट कर सकता है सेविंग बैंक अकाउंट में, करंट अकाउंट में, रेगुलर पेमेंट्स के लिए, जैसे रेंट की पेमेंट करनी है, इंश्योरेंस की पेमेंट करनी है, किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करना है, दैट इज एक्चुअली अलाउड। देन इट्स रिलेटेड टू क्लीन ओवरड्राफ्ट। तो क्या क्लीन ओवरड्राफ्ट अलाउड है? तो वो मैनेजर की डिस्क्रिप्शन के ऊपर, यानी कि मैनेजर अगर चाहता है, इंटरेस्टेड कस्टमर है, तो अगर बैंक चाहे तो एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी कस्टमर को दे सकता है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू जो भी ट्रांजेक्शन होगी, दोज मस्ट बी बेसिकली ट्रांजेक्टेड टू द नियरेस्ट रुपी। इवन जब इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा वो राउंड ऑफ करके ही चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शनल अमाउंट के साथ चेक इशू किया गया है तो आप उसको डिसऑनर नहीं करेंगे। देन इट्स रिलेटेड टू द बीएसबीडी अकाउंट, दैट इज अ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है, ताकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, लो इनकम ग्रुप पर्सन है, वो जीरो फीस के साथ बिना किसी मिनिमम बैलेंस के अकाउंट अपना ओपन कर पाए। कैश डिपॉजिट की बात करें तो इस अकाउंट फैसिलिटी में बैंक ब्रांचेस में एटीएम्स के ऊपर कैश, जो आपकी डिस्पेंस मशीन्स हैं उनके ऊपर कैश डिपॉजिट किया जा सकता है। एंड देन क्रेडिट की बात करें तो डेफिनेटली एनईएफटी के थ्रू, आईएमपीएस के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू भी आप क्रेडिट कर सकते हैं। चेक डिपॉजिट की बात करें तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगी, कोई मिनिमम वैल्यू या फिर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। विड्रॉल की बात करें तो आप जो मिनिमम आपके मैक्सिमम विड्रॉल्स रहेंगे, इंक्लूडिंग द एटीएम्स, नॉट मिनिमम, हियर इट विल बी मैक्सिमम विड्रॉल जो रहेंगे वो 4 विड्रॉल रह सकते हैं एक महीने में, इंक्लूडिंग द एटीएम ट्रांजैक्शंस। एंड एटीएम एंड डेबिट कार्ड फैसिलिटी भी साथ में दी जाएगी, विच विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड फॉर द चेकबुक फैसिलिटी जो है वो ऑप्शनल है, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन फ्री चेकबुक जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। एंड एक्स्ट्रा सर्विसेज की बात करें तो दे कैन बी ऑफर द अदर बैंक सर्विसेज, लाइक जो रीजनेबल चार्जेस हैं उनके ऊपर आप सर्विसेज को ले सकते हो, एंड उसमें अकाउंट की क्लासिफिकेशन को चेंज करने की जरूरत कोई भी नहीं पड़ेगी, इवन इफ यू वांट टू टेक द एक्स्ट्रा सर्विसेज। एंड फॉर द एक पर्सन एक ही बीएसबीडीए अकाउंट ओपन कर सकता है पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम में, यानी कि एक बैंक में एक ही बीएसबीडीए अकाउंट ओपन होगा। अगर कोई और अकाउंट ओपन कर लिया तो उसे 30 डेज के अंदर अंदर बंद करना पड़ेगा, राइट। तो इफ यू ओपन अ बीएसबीडीए अकाउंट एंड अगर आपका कोई और सेविंग बैंक अकाउंट चल रहा है तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर बंद करना पड़ेगा। एंड फॉर द टॉकिंग अबाउट द अदर डिपॉजिट्स, तो आप बीएसबीडी अकाउंट के साथ साथ एफडी या फिर आरडी अकाउंट्स ओपन कर सकते हो, उसमें कोई भी इश्यूज नहीं है। देन फिर बात आती है ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट्स बाय ओल्ड एंड इनकैपेसिटेटेड पर्सन। इफ वी टॉक अबाउट द ओल्ड एंड इनकैपेसिटेटेड पर्सन, तो जैसे पेंशन अकाउंट्स में आप फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो, लाइक इवन इफ दे डोंट वांट अ जॉइंट अकाउंट, तो डेफिनेटली आप फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करोगे। एंड लेट्स से कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा बीमार है कि वो साइन नहीं कर सकता लेकिन थंब इंप्रेशन दे सकता है, हो सकता है वो पर्सन जो है ब्रांच में नहीं आ सकता, और या फिर इवन थंब इंप्रेशन में नहीं दे सकता, तो जो आरबीआई का मास्टर सर्कुलर गाइडलाइंस है आपको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। एंड आरबीआई की जो आईबी है, इंडियन बैंक एसोसिएशन है, उनकी ओपिनियन के हिसाब से एक थंब या टो इंप्रेशन या जो मार्क होता है जो किसी हेल्प से लिया गया है वो एक वैलिड पार्ट माना जाएगा एज अ सिग्नेचर, राइट। फर्दर प्रोवाइडिंग बैंक फैसिलिटीज टू द पर्संस विद डिसेबिलिटीज, तो जो पर्संस हैं डिसेबिलिटी के साथ या विजुअल इंपेयरेबिलिटी के साथ उनको भी फैसिलिटी दी जा सकती है। आईबीआई की गाइडलाइन को उस केस में फॉलो करना पड़ेगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट द ब्रांच और एटीएम एक्सेप्टेबिलिटी, तो डेफिनेटली वहां पर देखो इन्वायरमेंट एंड आपके पास सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि रैम्स हो, लो हाइट एटीएम्स मस्ट बी देयर, एंड फुल सर्विसेज मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्संस, लाइक आप उनको चेक देने से मना नहीं कर सकते, ठीक है, एटीएम देने से मना नहीं कर सकते, नेट बैंकिंग फैसिलिटी आपको देनी होती है, लोकल फैसिलिटी देनी होती है, सभी तरह की फैसिलिटी बिना किसी भेदभाव के आपको उनको प्रोवाइड करनी है। देन इट्स रिलेटेड टू सपोर्ट मेजर्स क्या रहेंगे, दैट वी कैन बी हैविंग द टॉकिंग कियोस्क सिस्टम, ब्रेली कीपैड और मैग्नीफाइंग ग्लासेस हो सकते हैं ब्रांचेस में। एंड वी मस्ट बी अडॉप्टिंग द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्सेप्टेबिलिटी स्टैंडर्ड्स। एंड फर्दर इस प्लान को सबमिट करना पड़ेगा टू द आरबीआई डीपीएसएस, ठीक है, तो उसे सबमिट करना पड़ेगा। नाउ आरबीआई डीपीएसएस का फुल फॉर्म क्या है? दिस इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, राइट। फर्दर फिर बात आती है पर्सन विद द मेंटल डिसेबिलिटी, जहां पर मेंटल डिसेबिलिटी है तो आप बेसिकली मैनेजर का या गार्डियन का सर्टिफिकेट जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हो, या कोर्ट ऑर्डर का ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हो फॉर सो एज टू ओपन द अकाउंट, सो एज टू ऑपरेट द अकाउंट। ब्रांच स्टाफ को गाइडियन को गाइड करना पड़ेगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। फर्दर इट्स रिलेटेड टू गाइडलाइंस फॉर ओपनिंग द करंट अकाउंट और द सीसीओडी अकाउंट, सो बैकग्राउंड बेसिकली एनओसी रिक्वायर्ड रहेगा। आरबीआई जो कहता है वो कहता है कि आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को इंसिस्ट कर सकते हो एक बार फॉर ओपनिंग द करंट अकाउंट, राइट। टाइमलाइन क्या रहती है, जब नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था 2020 में हुआ था, सिस्टम को ट्वीक किया 2021 में, सिस्टम अप्रैल 2022 में कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस जो थी इससे रिलेटेड इशू की गई थी। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमें क्रेडिट डिसिप्लिन लेकर के आना है, लेंडर मॉनिटरिंग को और ज्यादा बेटर बनाना है। एंड ये जो गाइडलाइंस है वो सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक
बैंक्स के ऊपर, पेमेंट बैंक्स के ऊपर लागू होती हैं। तो क्या की टर्म्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है कोई भी लोन फैसिलिटी, चाहे वो फंड बेस्ड फैसिलिटी है जैसे टर्म लोन है या सीसी लिमिट है या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, या फिर वो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट है या बैंक गारंटी है या को एक्सेप्टेंस लेटर है, दोज ऑल आर द पार्ट ऑफ द एक्सपोजर, राइट। एंड फर्दर इसमें कोई भी लोन अगर दिया जाता है बिजनेस के लिए या फिर पर्सनल यूज के लिए इन द केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म, वो शामिल रहेगा। एंड बैंक सिस्टम के हिसाब से जो सिर्फ एससीबीज हैं या फिर पेमेंट बैंक्स हैं उनके ऊपर ये सिस्टम लागू रहता है। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू द ओपनिंग ऑफ द करंट अकाउंट। बोरो जिनको सीसी एंड ओडी फैसिलिटी चाहिए उसके लिए अब कुछ एक रूल्स हैं। लेट्स हैव अ लुक एट इट कि करंट अकाउंट कौन कौन पर्सन ओपन कर सकता है। सो फर्स्ट केस यहां पर समझते हैं जहां पर एक्सपोजर जो है वो 5 करोड़ से कम है, एग्रीगेट बैंकिंग एक्सपोजर 5 करोड़ से कम है, तो कोई भी बैंक जो है वो करंट अकाउंट को ओपन कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ बैंक को एक सिंपल अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी दैट द बोरर विल नोटिफाई द बैंक जब भी एक्सपोजर जो है वो 5 करोड़ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये आपको एक अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी। देन इट्स रिलेटेड टू इफ द एक्सपोजर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द 5 करोड़। तो बोरोर के पास अगर सीसीओडी फैसिलिटी है तो लैंडिंग बैंक जो है वो करंट अकाउंट ओपन कर सकता है सिर्फ और सिर्फ तब इन केस उस बैंक के पास जो टोटल बैंकिंग एक्सपोजर है उसका 10 या उससे ज्यादा का एक्सपोजर उसके पास का शेयर है, तब कर सकता है। एंड इफ इट इज अ सिंगल लार्जेस्ट लेंडर एंड फर्दर इफ नन मीट द 10% थ्रेशोल्ड, सिर्फ और सिर्फ उस केस में वो करंट अकाउंट को ओपन करेगा, दैट इज द केस, राइट, अदरवाइज नहीं कर सकता। एंड इफ वी टॉक अबाउट द अदर लेंडिंग बैंक्स, ठीक है, यानी कि जिनका एक्सपोजर जो है वो 10% से कम है, राइट, शेयर जो है 10% से कम है टोटल एक्सपोजर में, तो वो कलेक्शन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उस केस में वो क्या करेंगे, जो बाकी बैंक रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड जो कलेक्शन अकाउंट होंगे, जो भी फंड्स दिए जाएंगे, दोज मस्ट बी रिमिटेड विद इन 2 वर्किंग डेज। ठीक है, एंड नो लेंडर्स जो है वो कोई भी करंट अकाउंट या कलेक्शन अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। दिस इज द मेन फंडा रिलेटेड टू इट। ठीक है जी, ये चीज क्लियर होगी। फिर उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू दोज बोरर्स जहां पर सीसीओडी लिमिट नहीं है लेकिन बाकी क्रेडिट फैसिलिटीज हैं, यानी कि सीसीओडी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन जो बाकी क्रेडिट फैसिलिटीज है वो है। एंड इन केस अगर एक्सपोजर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है तो बोरर जो है वो एस्क्रो मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे, राइट। एस्क्रो जो रहेगा दैट विल बी मैंडेटरी कि एक एस्क्रो मैनेजिंग बैंक होगा जो कि एक लेंडर होगा जिसको हम लीड बैंक बोल देते हैं, तो वो एस्क्रो अकाउंट को ओपन करेगा जो कि करंट अकाउंट को ओपन करेगा। एंड जो बाकी लैंडिंग बैंक होंगे वो एक कलेक्शन अकाउंट को मेंटेन करेंगे। सेम क्राइटेरिया रहेगा कि जो कोई भी पैसा रहेगा 2 दिन के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा और यूजेज जो रहेगी वहां पर वो रिस्ट्रिक्टेड रहने वाली है। जो नॉन लेंडर्स रहेंगे उनके लिए परमिटेड नहीं होगा कि वो भी कोई करंट अकाउंट या फिर कोई कलेक्शन अकाउंट ओपन कर पाए, सिंपल सी चीज। फिर अगर एक्सपोजर जो है 5 करोड़ या उससे ज्यादा है और 50 करोड़ से कम है, उसके केस में सिर्फ और सिर्फ लेंडिंग बैंक जो होंगे वो करंट अकाउंट को ओपन कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ लेंडिंग बैंक करंट अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। एंड जो नॉन लेंडिंग बैंक होंगे वो कलेक्शन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, दैट इज इट। ठीक है, अगर एक्सपोजर 5 करोड़ या 50 करोड़ के बीच में है तो, राइट। एंड फर्दर इन केस अगर एक्सपोजर जो है वो 5 करोड़ से कम है, यानी कि सीसीओडी लिमिट नहीं है, एक्सपोजर जो 5 करोड़ से कम है, तो कोई भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है, करंट अकाउंट ओपन कर सकता है। एक अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी बोरर की साइड से कि बोरर इन्फॉर्म करेगा इन केस अगर एक्सपोजर जो है वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाएगा। तो स्पेशल केसेस ये हैं जो नए कस्टमर्स हैं जहां पर कोई भी क्रेडिट नहीं है, तो बैंक ड्यू डिलिजेंस करने के बाद करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नो इश्यूज इन दैट। अगर एनबीएफसी या आपका कोऑपरेटिव बैंक का एक्सपोजर है तो उसके केस में अगर एससीबी का एक्सपोजर 5 करोड़ से ज्यादा है तो बाकी सभी रूल जो हमने ऊपर पढ़े अभी वो अप्लाई होने वाले हैं, मेक अ नोट ऑफ इट, राइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट कि अगर जो ओपनिंग करना है अपने सीसी अकाउंट को या फिर अपने करंट अकाउंट को और सीसी अकाउंट को ऑडिट अकाउंट को ओपन करना, उस केस में इन केस अगर 5 करोड़ से कम एक्सपोजर है तो कोई भी बैंक जो है वो सीसी फैसिलिटी दे सकता है, ओडी फैसिलिटी दे सकता है, नो इशू इन दैट। लेकिन अगर एक्सपोजर जो है 5 करोड़ या उससे ज्यादा है तो बैंक जिनका एक्सपोजर टोटल शेयर में 10% या उससे ज्यादा का रहेगा वो सीसी अकाउंट ओडी अकाउंट ओपन कर पाएंगे। एंड जिनका शेयर जो है वो 10% से कम है वहां पर क्रेडिट्स अलाउड रहेंगे, डेबिट जो रहेंगे ओनली टू द ट्रांसफर टू द लार्जर लेंडर, यानी कि सिर्फ कलेक्शन अकाउंट रहेंगे, क्रेडिट हो सकता है पैसा लेकिन डेबिट्स जो होंगे वो लार्जर लेंडर को ट्रांसफर करने पड़ेंगे। एंड बैंक जो है वो डेबिट फीस इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली ले सकते हैं,
वो WCDL यानी कि जो वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन है, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन फैसिलिटीज ऑफर कर सकते हैं, बट नॉट द CC और OD फैसिलिटीज। एंड इफ वी टॉक अबाउट द एग्जेम्पशंस, तो अकाउंट्स के ऊपर कौन से रूल नहीं रहेंगे, लाइक इट्स रिलेटेड टू अकाउंट्स नॉट बाउंड बाय दीज रूल। कौन से अकाउंट्स के ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं रहेंगे? रियल एस्टेट रिलेटेड प्रोजेक्ट है, 70% या उससे ज्यादा का एडवांस है, वहां पर लागू नहीं रहेगा। अगर एस्क्रो अकाउंट है रिलेटेड टू पेमेंट एग्रीगेटर्स, PPAs, वहां पर नहीं रहेगा। IPO, FPO, डिविडेंड, शेयर बायबैक, डिबेंचर, फेमा अकाउंट्स है, वहां पर नहीं रहेगा। स्टेचुरी पेमेंट्स आनी है टैक्सेस ड्यूटीज की, वहां पर रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। कार्ड सेटलमेंट्स हैं, व्हाइट लेबल ATM के कंपनीज के अकाउंट्स हैं, CIT कंपनीज के, कैश रिसाइकलर कंपनीज के अकाउंट्स हैं, वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फंडिंग है जहां पर CC OD फैसिलिटी नहीं है, वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इंटर बैंक या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अकाउंट्स हैं, एक्सिम बैंक के साथ, नाबार्ड के साथ, NHB के साथ, वहां पर इन सभी केसेस में जो रूल्स है नॉट एप्लीकेबल। जस्ट लेट मी टेल यू दैट रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल इन दीज केसेस। फिर बात आती है टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स के बारे में। नाउ बेसिक पर्पस क्या है कि आप टर्म डिपॉजिट रिसीट को इशू कर सकते हो विद ऑल डिपॉजिट डिटेल्स, क्या क्या डिटेल्स है, कितना इंटरेस्ट है, सब कुछ। एंड ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें तो सेम बैंक में अगर अपने ब्रांचेस के बीच में उसको ट्रांसफर करना अकाउंट को, तो डेट इज ट्रांसफरेबल, कोई भी इशू नहीं है। आप जो RD अकाउंट है, FD अकाउंट है, उसको ट्रांसफर कर सकते हो। इफ वी टॉक अबाउट द डिस्पोजल ऑफ मेच्योरिटी, तो एडवांस इंस्ट्रक्शंस लेनी पड़ेंगी एंड नोटिफाई करना पड़ेगा डिपोजिटर को बिफोर द ड्यू डेट कि आप मेच्योरिटी के ऊपर उसको डिस्पोजल करने वाले हो। इंटरेस्ट रेट चेंज की बात करें तो प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म करना पड़ेगा कस्टमर्स को, ब्रांचेस को, कि आपके इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस हैं। इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें तो आपको मेथड एक्सप्लेन करना पड़ेगा रिलेटेड टू, एंड उसको बताना पड़ेगा कि बेसिकली क्या इंटरेस्ट पेमेंट कैसे कैसे होगी, सब चीजें। प्री मेच्योर विड्रॉल की बात करें तो वो अलाउड है, ठीक है, इन केस ऑफ द टर्म डिपॉजिट अकाउंट दैट इज अलाउड कि आप प्री मेच्योर पेमेंट ले सकते हो। एंड बैंक जो है वो रिफ्यूज कर सकता है अगर डिपॉजिट्स का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा है। एंड पिनल रेट जो रहेगी वो एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एप्लीकेबल रहेगा, जो पेनल्टी लगाई जाएगी प्री मेच्योर विड्रॉल के ऊपर। एंड इफ वी टॉक अबाउट द रीपेमेंट, इन केस आइदर सर्वाइवर अकाउंट है तो मैच्योरिटी के ऊपर तो सिंगल सिग्नेचर चाहिए, लेकिन अगर प्री मेच्योर विड्रॉल लेना तो उसके केस में दोनों के सिग्नेचर चाहिए। सर्वाइवर जो है उसको मैच्योरिटी पेमेंट मिल सकती है अगर पर्सन की फर्स्ट यानी कि आइदर की डेथ हो जाती है, हेयर्स के कंसेंट के साथ जो रहेगा वो प्री मेच्योर से पहले रिक्वायर्ड रहेगा, लेकिन मैच्योरिटी के बाद जो लीगल हेयर्स है उनका कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा। यानी कि A एंड B पर्सन है, आइदर सर्वाइवर अकाउंट है, अब इसमें A की डेथ हो जाती है, अगर तो प्री मेच्योर पेमेंट लेनी है तो इसके जो लीगल हेयर है उनसे एक कंसेंट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैच्योरिटी के ऊपर पेमेंट दे रहे हो तो फिर B अकेला यानी कि जो सर्वाइवर है वो अकेला पेमेंट ले सकता है। इफ वी टॉक अबाउट द फॉर्मर सर्वाइवर, तो फॉर्मर जो पर्सन है वो मैच्योरिटी के ऊपर विड्रॉ कर सकता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो सर्वाइवर एंड उसके जो हेयर्स हैं वो प्री मेच्योर पेमेंट ले सकते हैं, राइट, दैट विल बी द सिनेरियो। फिर बात करते हैं मैंडेट एंड प्रोसीड्स के बारे में। स्पेसिफिक मैंडेट रिक्वायर्ड रहेगा, प्री मेच्योर पेमेंट के ऊपर आपको मैंडेट को साइन करवाना पड़ेगा। एंड जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स होंगी वो जॉइंट अकाउंट में जाएंगी, लाइक आइदर सर्वाइवर है तो जो उनका जॉइंट सेविंग अकाउंट है उसी में पैसा जाएगा, ऐसा नहीं है सिंगल पर्सन के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। फर्दर इट्स रिलेटेड टू रिन्यूअल ऑफ ओवरड्यू, यानी कि बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी रहेगी कि आप ओवरड्यू को रिन्यूअल किस तरह से करते हो। एंड कस्टमर्स को आपको उन टर्म्स के बारे में बताना पड़ेगा कि रिन्यूअल की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सो यहाँ पर सिंपल सा एक रूल समझने वाली जरूरत है रिन्यूअल ऑफ फॉरवर्ड के केस में, दैट इज रिलेटेड टू द 14 डेज रूल, राइट। 14 डेज का एक रूल एप्लीकेबल होता है कि यानी कि अगर आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हो विद इन 14 डेज ऑफ मैच्योरिटी, तो बैंक जो है वो ओरिजिनल मैच्योरिटी डेट से ही आपकी FD को रिन्यू करेंगे आगे, राइट। इंटरेस्ट जो होगा ओवरड्यू पीरियड के लिए भी कैलकुलेट होगा बैंक की पॉलिसी के हिसाब से। लेकिन अगर आप 14 डेज के बाद रिन्यूअल करवाते हो तो बैंक जो है प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा, जो एक्चुअल रिन्यूअल वाली डेट पे चल रहा होगा उसी के हिसाब से रिन्यूअल करेंगे, एंड रेट ऑफ जो था मैच्योरिटी के ऊपर उसके ऊपर रिन्यूअल नहीं करेंगे। फर्दर इट्स रिलेटेड टू एडिंग और डिलीटिंग द जॉइंट होल्डर्स, तो अलाउड है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑल द होल्डर्स, यानी कि चाहे आइदर सर्वाइवर है तो एक पर सभी की मंजूरी चाहिए तभी आप किसी पर्सन को ऐड कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। वन होल्डर कैन ऐड अनदर विदाउट चेंजिंग डिपॉजिट डिटेल्स, ठीक है। तो एक होल्डर जो है वो बेसिकली ऐड कर सकता है लेकिन बिना चेंजेस किए डिटेल्स के रिलेटेड वो चेंज कर सकता है, लेकिन सभी की रिक्वेस्ट के ऊपर ही हो सकता है। देन फर्दर इट्स रिलेटेड टू स्प्लिटिंग द जॉइंट डिपॉजिट। मान लो एक जॉइंट डिपॉजिट अकाउंट है 5 लाख का है, वो चाहते हैं कि 2.5 लाख की 2 बन जाए, तो क्या वो अलाउड है? यस अलाउड है, वो भी सभी से रिक्वेस्ट चाहिए। स्प्लिट प्रिंसिपल अमंग द होल्डर्स, एंड फर्दर जो टेन्योर रहेगा वो अनचेंज रहेगा। फ्रोजन अकाउंट इंटरेस्ट, इन केस अगर अकाउंट को फ्रीज किया जाता है तो RBI के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट होता रहेगा
इवन इफ सेविंग बैंक अकाउंट इज फ्रोजन, राइट, तो भी वो फिर बेसिकली इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है जी। फिर बात आती है डेफ स्कीम के बारे में, यानी कि डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम के बारे में। 2014 में स्कीम आई थी। लीगल बेसिस जो है, डेट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 26A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 26A है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, उसके हिसाब से डेफ को बनाया गया है, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड को बनाया गया है। तो वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट जिनका टेन्योर 10 साल से ज्यादा हो चुका है, उनको आपको डेफ अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स ऑफ द ड्यू डेट। मेन गोल यही रहता है कि हमने डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को बचाना है और साथ के साथ अवेयरनेस पैदा करनी है, और मोर ओवर जो फ्रॉड्स हो सकते हैं, जो रिस्क पनप सकता है, उसको कम करना है। डिपॉजिटर का राइट क्या है कि इवन अगर देखो उनका अकाउंट डेफ अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है, फिर भी वो क्लेम कर सकते हैं, एंड बैंक उस पर्टिकुलर अमाउंट को पहले ही अपफ्रंट पे कर देगा एंड फर्दर उसे रिक्लेम करेगा फ्रॉम द डेफ, राइट, यानी कि आरबीआई से उसे रिक्लेम कर लेगा। एंड जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट की बात करें, दिस इज बीइंग मैनेज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो बैंक डिपॉजिट अनक्लेम्ड सम्स होते हैं वो आरबीआई के अकाउंट में जाते हैं, एंड व्हाट टू ट्रांसफर, जो भी अनक्लेम्ड बैलेंसेस हैं सेविंग बैंक अकाउंट के, करंट अकाउंट के, एफडी आरडी के। एफडी कब बेसिकली आपकी 10 साल होगी, जैसे मान लो मैच्योर हो गई एफडी 2025 में, 2025 के बाद 10 साल हो गए 2035 में, तो 2035 में इसे बैलेंस को डेफ अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, राइट। ऐसा नहीं है कि 10 साल की एफडी थी तो 10 साल के बाद उसको डेफ में डाल दोगे, ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से अगर कोई अनक्लेम्ड क्रेडिट बैलेंस है लोन का, वो हो सकता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है, या फिर आपका डिमांड ड्राफ्ट या मनी ट्रांसफर का अकाउंट हो सकता है जो क्लेम नहीं किया गया, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स का बैलेंस हो सकता है जिसको क्लेम नहीं किया गया। एंड व्हेन दिस हैपेंस बाय लास्ट डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ आफ्टर द ड्यू डेट, राइट, दैट देन इट विल हैपन। इंटरेस्ट की बात करें तो डेफ जो है पर्टिकुलरली पे करता है बैंक को। इफ बैंक ओज इंटरेस्ट टू डिपॉजिटर, तो डेफ जो होगा वो इंटरेस्ट भी पे करेगा डिपॉजिटर बैंक को, एंड जो डिपॉजिटर है वो क्लेम कर सकता है। रिफंड्स की बात करें तो बैंक को मंथ के लास्ट डे के ऊपर फाइलिंग करनी पड़ेगी, एंड तब जो रिफंड होगा वो प्रोसेस किया जाएगा। लिक्विडेशन की बात करें तो लिक्विडेटर्स गेट डेफ पेमेंट्स फॉर इंश्योर्ड एंड द अदर बैलेंसेस, राइट। तो लिक्विडेशन में है, अगर कोई कंपनी एंड उनका डेफ बैलेंस था तो लिक्विडेटर को वो डेफ बैलेंस मिल जाएगा। फर्दर इट्स रिलेटेड टू प्रमोटिंग द डिपॉजिटर इंटरेस्ट। नाउ डिपॉजिट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, जो डेफ है वो इन एंटिटीज को बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है जो कि डिपॉजिट अवेयरनेस के लिए, रिसर्च के लिए कामकाज कर रहे हैं, एंड उनको ग्रांट प्रोवाइड करता है, रिमबर्समेंट प्रोवाइड करता है एज पर द आरबीआई क्राइटेरिया। देन इट्स रिलेटेड टू उद्गम पोर्टल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द उद्गम पोर्टल? दिस इज अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, राइट। सो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, एंड दिस इज अ उद्गम पोर्टल, ठीक है। तो एक पर्टिकुलरली पोर्टल बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सो ये पोर्टल बनाया गया है कस्टमर्स को, इंडिविजुअल्स को, एंटिटीज को हेल्प करने के लिए कि अगर कोई अनक्लेम डिपॉजिट है, उनका अकाउंट्स हैं, उनको वो ट्रैक कर पाए, राइट। सो वी नीड टू बेसिकली रजिस्टर द नेम एंड मोबाइल। हमें सर्च इनपुट्स डालनी पड़ेंगी इंडिविजुअल्स के लिए, नेम, बैंक का नेम, पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। एंटिटीज के लिए पैन या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी, सीआईएन नंबर, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, इनकॉर्पोरेशन डेट, एड्रेस एक्सेट्रा डालना पड़ेगा, एंड देन यू कैन बी सर्चिंग फॉर द सेम। एंड एक यूनिक रेफरेंस मिलेगा आपको सीबीएस से फॉर द स्मूथ क्लेम प्रोसेसिंग, राइट। तो ये उद्गम पोर्टल के बारे में। देन इट्स रिलेटेड टू फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टिंग द ग्रीन प्रोजेक्ट्स, राइट, not green projects, green deposits. So first of all it's related to the purpose. तो हमने कस्टमर्स को, डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करना है, सस्टेनेबिलिटी गोल्स को अचीव करना है, और जो ग्रीन वॉशिंग हो रही है उसको खत्म करना है, उसको प्रिवेंट करना है, और क्रेडिट फ्लो टू द ग्रीन प्रोजेक्ट्स को इंक्रीज करना है। और ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जिसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी शामिल हैं, एनबीएफसी जो डिपॉजिट ले रही है उनके ऊपर भी लागू है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के ऊपर भी लागू है, लेकिन इसमें रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स शामिल नहीं है। काइंडली प्लीज टेक अ नोट कि ग्रीन डिपॉजिट की जब हम बात करते हैं तो उसमें आरआरबीज, एलएबीज, पीबीज शामिल नहीं है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द ग्रीन डिपॉजिट। क्या टर्म होती है? आप इंडियन रुपी में एक फिक्स टर्म ओपन करवाते हो जो इंटरेस्ट बेरिंग है, दैट इज अ ग्रीन डिपॉजिट। ग्रीन फाइनेंस का मतलब होता है आप उस चीजों के लिए लोन दोगे जहां पर क्लाइमेट गोल्स अचीव हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी के गोल्स अचीव हो रहे हैं, एंड फर्दर ग्रीन वॉशिंग इज रिलेटेड टू जो बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर रहे हैं, क्लाइमेट को खराब कर रहे हैं, वो बेसिकली ग्रीन वॉशिंग है। एंड डिपॉजिट टर्म्स की बात करें, जो आईएनआर डिनोमिनेटेड टर्म डिपॉजिट्स रहेंगे वो क्यूमुलेटिव बेस पर भी हो सकते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव बेस पर भी हो सकते हैं, एंड रिन्यूएबल
और विड्रॉएबल होते हैं, इनको रिन्यू भी किया जा सकता है, विड्रॉ भी किया जा सकता है एट द डिपॉजिटर चॉइस। सो ग्रीन डिपॉजिट पॉलिसी क्या है, ये पॉलिसी बोर्ड अप्रूव्ड होनी चाहिए, बैंक की वेबसाइट पर अवेलेबल होनी चाहिए। इफ वी लुक एट द फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क, तो ये जो एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट्स को डिफाइन करती है, किस तरह से उनको सिलेक्ट किया गया है, किस तरह से उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, एंड टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट किया जाता है, यानी कि जो भी आपके पास लिक्विड एसेट्स हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 साल या उससे कम है, उनको डिप्लॉय किया जाता है इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में। एंड एक्सटर्नल प्री इंप्लीमेंटेशन का भी रिव्यू होता है, लाइक इनको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। देन फर्दर इट्स रिलेटेड टू द यूज ऑफ प्रोसीड, यानी कि जो भी पैसा आपका जाएगा ग्रीन डिपॉजिट में, दैट विल बी अलाइन टू कि उस पैसे का किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। आरबीआई की जो इंटरिम लिस्ट है रिलेटेड टू द ग्रीन प्रोजेक्ट्स, उसको फॉलो किया जाएगा, लाइक ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट को रिड्यूस करना है, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, दैट इज द केस। देन इट्स रिलेटेड टू वेरिफिकेशन एंड द रिपोर्टिंग। देखो वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, तो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होगी कि पैसे का इस्तेमाल सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रॉपर कंट्रोल्स हैं कि नहीं है, क्या वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हैं, डिस्क्लोजर्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड इंपैक्ट असेसमेंट भी की जाएगी, एक्सटर्नल रिपोर्ट दी जाएगी, एंड दैट विल बेसिकली अवेलेबल। अगर इंपैक्ट को क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई क्या रीजन है कि इंपैक्ट नहीं मिल पा रहा है। एंड साथ के साथ आप जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी, कितना अमाउंट जो है वो रेज किया गया था, कौन से प्रोजेक्ट्स को फंड किया गया था, किस तरह से एलोकेट किया गया था, एंड फर्दर एश्योरेंस फाइंडिंग्स जो थी वो बताई जाएंगी। फर्दर रिलेटेड टू फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, अब पोर्टफोलियो लेवल ग्रीन डिपॉजिट का यूजेज किस हिसाब से किया गया वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा एज पर द आरबीआई सर्कुलर। जैसे मान लो कि बैंक एक्स है, उसने 50 करोड़ पे ग्रीन डिपॉजिट की फॉर्म में लिया, राइट, तो फंड किया सोलर फॉर्म्स को एंड ग्रीन एनर्जी स्टार्टअप्स को फंड किया, एंड एक एक्सटर्नल रिव्यू करवाया गया जुलाई में एंड रिपोर्ट किया गया उसके बोर्ड को बाय द 30th जून नेक्स्ट ईयर, राइट। तो ये सिस्टम होता है रिलेटेड टू द ग्रीन डिपॉजिट। फिर बात आती है रेमिटेंस के बारे में, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिमांड ड्राफ्ट्स ओवर हियर, राइट। सो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो एक प्रीपेड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक के द्वारा ड्रॉ किया जाता है, गारंटी किया जाता है कि उसे ऑनर किया जाएगा बिना उसे बाउंस किए हुए, सो एज टू कि फंड्स जो है वो ट्रांसफर हो पाए फ्रॉम द वन पार्टी टू अनदर, डोमेस्टिकली या फिर इंटरनेशनली हो सकता है, इशू हो सकता है। एंड अगर फॉरेन रेमिटेंस की बात करें तो एफसीडीडी यानी कि फॉरेन करेंसी डिमांड ड्राफ्ट को इशू किया जाता है, स्पेसिफिक करेंसी में उसको इशू किया जा सकता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द आरबीआई रूल्स, राइट, तो एलआरएस के अंदर जो रेजिडेंट्स हैं वो फंड्स को रिमिट कर सकते हैं यूजिंग द डिमांड ड्राफ्ट, 2,50,000 यूएसडी तक के अमाउंट को बेसिकली लेकर जा सकते हैं। अगर 50,000 के अमाउंट से ऊपर का आपको डिमांड ड्राफ्ट इशू करना है तो वो आपके अकाउंट को डेबिट करके इशू किया जाएगा, चेक के थ्रू इशू नहीं हो सकता वो, राइट। कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस है लाइक रिलेटेड टू आप एफएटीएफ कंप्लाइंट कंट्रीज के केस में इशू कर सकते हो, ऑपरेशनल गाइडलाइंस भी इसके केस में होती हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इट्स रिलेटेड टू रेमिटेंस। तो अगर रेमिटेंस जो है वो 50,000 रुपए से ज्यादा की है और इक्वल है तो डिमांड ड्राफ्ट, मनी ट्रांसफर या जो ट्रेवलर चेक है, ठीक है, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम सेल एटसेट्रा, सिर्फ और सिर्फ डेबिट करके अकाउंट को इशू किए जाएंगे, अदरवाइज नो कैश इज अलाउड, ठीक है, पहली चीज ये होगी। सेकेंड थिंग, डीडी इशुएंस अगर करना है 20,000 या उससे ज्यादा का कोई भी डीडी, राइट, तो डेट मस्ट बी अकाउंट पे क्रॉस्ड होना चाहिए, अकाउंट पे होगा, क्रॉस्ड होगा तभी पे किया जा सकता है। एंड सुपर सब्सक्रिप्शन हो सकती है लाइक वैलिड फॉर 3 मंथ्स, ऐसी हम चीजें उसके ऊपर लिखवा सकते हैं। वैलिडिटी की बात करें, जितने भी डीडी होते हैं इशू डेट से 3 महीने तक के वैलिड होते हैं, एंड दिस रूल इज एक्चुअली यूनिफॉर्म फॉर ऑल। एंड डीडी रीवैलिडेशन की अगर बात करें तो अगर डीडी एक्सपायर हो गया तो उसको सिंपली रिवैलिडेशन प्रोसेस के थ्रू हम रिवैलिडेट कर सकते हैं। अगर डीडी का अमाउंट 20,000 से कम है तो हम कैश के अगेंस्ट भी इशू करवा सकते हैं, जनरली बैंक करते नहीं लेकिन इशू करवा सकते हैं। एंड लेट्स से फॉर अकाउंट होल्डर, नॉन होल्डर्स, वो इशू किया जा सकता है। एंड कैश फॉर डीडी की बात करें तो स्मॉल नोट्स ओनली आर एक्सेप्टेबल, ब्रांच एक्सेप्ट कर सकती है, रिफ्यूज नहीं कर सकती, ठीक है, रिफ्यूज नहीं कर सकती फॉर कैश फॉर डीडी के लिए, राइट। एंड इनकैशमेंट ऑफ डीडी की बात करें तो आप किसी भी ब्रांच के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, इमीडिएटली उसे पे किया जाएगा। अगर डिले कर दिया गया तो उसे रिफ्यूजल माना जाएगा, उसका रीजन लिख करके देना पड़ेगा। डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट लेना है अगर अमाउंट जो है 5,000 से कम है, अगर आपसे 5,000 तक का है, अगर डीडी लॉस हो जाता है तो एक इंडेमनिटी के साथ ही सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड ड्राफ्ट को इशू किया जाएगा। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू डुप्लीकेट डीडी, अगर डिले 15 दिन से ज्यादा का है तो एफडी इंटरेस्ट मैचिंग टेन्योर के हिसाब से पे करना पड़ेगा, नॉट इफ थर्ड पार्टी इंटरेस्ट, राइट। क्लियर है चीज। आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स।
सबसे पहला पॉइंट जो इसमें कवर करने वाले डेट्स रिलेटेड टू सीसीपी, दैट इज अ चेक कलेक्शन पॉलिसी। तो चेक कलेक्शन पॉलिसी जो होती होनी चाहिए, डेट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, डेट मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव, अपनी टेक कैपेबिलिटीज अरेंजमेंट सब क्लियर होनी चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक कलेक्शन आपके अरेंजमेंट्स होने चाहिए। एंड फर्दर जो आपकी चेक कलेक्शन पॉलिसी उसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी कि आप इमीडिएटली क्रेडिट देंगे लोकल या आउटस्टेशन चेक के लिए, क्या टाइमलाइन है आपकी इंस्ट्रूमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए, एंड इन केस अगर डिले होता है कि आपने उतने टाइम में पेमेंट नहीं करी है तो इंटरेस्ट पे किया जाएगा विदाउट एनी क्लेम, आपको पे करना पड़ेगा, राइट। वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट आप पे करोगे, राइट। तो सेविंग रेट, इफ नो रेट स्पेसिफाइड रेट, सेविंग बैंक का रेट जो होगा वो बेसिकली अप्लाई होगा। एंड आउटस्टेशन के लिए एफडी का रेट, सिमिलर टेनर के लिए जो एफडी का रेट चल रहा होगा उतने टेनर के उतने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। देन इट्स रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ द अकाउंट पे चेक। जो अकाउंट पे चेक है, आप सिर्फ और सिर्फ जो पर्टिकुलर अकाउंट है उसी अकाउंट में उसको क्रेडिट करोगे, कैश पेमेंट नहीं कर सकते हो। एंड अगर आपको कहीं और उसको क्रेडिट करना है तो ड्रॉर मस्ट विड्रॉ द अकाउंट पे मैंडेट, तो उसे अकाउंट पे मैंडेट को हटाना पड़ेगा। ड्रॉर कौन होता है? जो चेक को इशू होता है, चेक को इशू करता है, चेक इशूअर, यानी कि जो अकाउंट होल्डर था जिसने पेमेंट करी थी उसे अकाउंट पे मैंडेट को हटाना पड़ेगा, तभी आप किसी और अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हो। इफ वी टॉक अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो 50,000 तक का अमाउंट जो है रिटर्न कंफर्मेशन के साथ आप कलेक्ट कर सकते हो इन केस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। सो वी डू नॉट नीड टू पे द चेक्स और ड्राफ्ट जो 3 महीने से ज्यादा पुराने हो चुके हैं। इस तरह के चेक्स को हम कहते हैं स्टेल चेक्स कहते हैं। वी डू से देन द स्टेल चेक। अगर चेक आपसे लॉस्ट हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट गुम हो जाता है, तो उसके केस में बैंक की ड्यूटी है कि इन्फॉर्म करे अकाउंट होल्डर को, बैंक से गुम हो गया तो इन्फॉर्म करे अकाउंट होल्डर को एज अर्ली एज पॉसिबल। फर्दर ड्रॉर को कहा जाएगा कि स्टॉप पेमेंट करवा दो एंड रीइंबर्स किया जाएगा डुप्लीकेट अगर चेक इशू करवाया उसकी को कॉस्ट पड़ी है, इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ी है, उसके लिए आपको रिमबर्समेंट करनी पड़ेगी, जिस बैंक से गुम हुआ उनको करनी पड़ेगी। एंड रिकवर फ्रॉम द पेइंग बैंक इफ द लॉस एट द पेइंग ब्रांच, राइट। अगर पेइंग ब्रांच से लॉस हुआ है तो पेइंग बैंक से आप रिकवर करके दोगे अमाउंट को, राइट। फर्दर बिल्स फॉर कलेक्शन और डिस्काउंटिंग। देखो बिल्स क्या होते हैं, मैं बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया से समझाऊंगा। ए पर्सन है जो कि एक एक्सपोर्टर है, बी पर्सन जो है वो इंपोर्टर है। तो ये हो गया यहां पर बायर और ये पर्सन हो गया यहां पर सेलर, राइट। अब सेलर ने सामान दिया बी को लेकिन पैसे नहीं दिए बी ने ए को, तो ए ने एक अनकंडीशनल ऑर्डर दे दिया और एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया कि भाई तुमने मुझे इतने पैसे पे करने हैं, लेट्स से 2 महीने बाद पे करने हैं, ठीक है। और बी इस बिल को एक्सेप्ट करके दे देगा पर्सन ए को, तो ए हो गया यहां पर ड्रॉर एंड बी हो गया ड्रॉइंग, ठीक है। एंड इसके पास एक्सेप्ट होकर के ए के पास बिल आ गया एंड ए चले जाएगा अपने बैंक के पास एंड बैंक को जाकर कहेगा इसने तो पैसे 2 महीने बाद देने हैं, तुम मुझे पैसे अभी के अभी दे दो। बैंक इसको अभी के अभी पैसे दे देगा एंड बाद में पैसे लेने के लिए चला जाएगा 2 महीने बाद बी के पास एंड बी अब इसको यहां पर पेमेंट दे देगा, दैट इज द बिल ऑफ एक्सचेंज। एंड जो ये मैंने आपको टाइम पीरियड गैप डाल के बताया कि 2 महीने बाद पैसे देगा, इसको हम कहते हैं यूसेन्स बिल। दिस इज सेड टू बी द यूसेन्स बिल ऑफ एक्सचेंज। एंड इसको यूसेन्स बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या किया जाता है, दिस इज डिस्काउंटेड। जब ए बैंक के पास लेके जाएगा तो बैंक के पास टर्म यूज करेगा डिस्काउंट कर दो इसको, ठीक है। लेकिन अगर डिमांड बिल लो कि साथ की साथ ही पेमेंट मिल जाएगी, साथ की साथ ही पेमेंट मिल जाएगी, उसको डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। एंड उसके केस में बैंक करता है परचेजिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है जी, ये क्राइटेरिया होता है। सो फॉरवर्ड किया जाएगा डायरेक्टली टू द रियलाइजिंग बैंक। अगर डिले होता है तो सेविंग बैंक के +2% के साथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को। एंड जो ट्रांजिट टाइम पीरियड रहेगा 2 दिन का रहेगा फॉर ईच डिस्पैच, प्रेजेंटेशन, रेमिटेंस एंड क्रेडिट पर्पस के लिए। इफ वी टॉक अबाउट द रिटर्न चेक्स एंड चार्जेस, तो रिटर्न चेक अगर ओनली कस्टमर की गलती तो वापस कर दिया जाएगा एंड रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन क्लियरिंग विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द हॉलीडेज। एंड कस्टमर्स को आपको नोटिफाई करना पड़ेगा वाया द ईमेल एंड द SMS, राइट। Then it's related to CTS, that is a check truncation system. चेक ट्रंकेशन सिस्टम का मतलब होता है चेक्स की फिजिकल मूवमेंट नहीं होती है, चेक्स की जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज होती है उनके थ्रू चेक को क्लियर किया जाता है, राइट। एंड इसके साथ क्या हुआ, जब सीटीएस को इंट्रोड्यूस किया गया तो कुछ एक कानूनों को चेंज किया गया, जैसे एनआई एक्ट में फेरबदल की गई, आईटी एक्ट में फेरबदल किया गया, ठीक है। एंड बैंकर बुक एविडेंस एक्ट को थोड़ा सा चेंज किया गया। की फीचर क्या है कि ट्रंकेशन कर दी जाती है, यानी कि बैंक या क्लियरिंग हाउसेज जो होते हैं वो फिजिकल चेक की मूवमेंट को रोक देते हैं एंड जो इमेज होती है सिर्फ उसी को ट्रांसफर किया जाता है। तो फिजिकल चेक को स्टोर कर लिया जाता है बाय द ट्रंकेटर। लेकिन एक चीज यहां पर आती है, क्या ओरिजिनल चेक को वापस किया जा सकता है? ठीक है, यस, ओरिजिनल चेक को कस्टमर की रिक्वेस्ट के ऊपर वापस कर सकते हैं, लेकिन उसकी ट्रू कॉपी को बैंक अपने पास संभाल करके
रख लेगा, ठीक है, फिर ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट जो है आफ्टर द पेमेंट उसको वापस किया जा सकता है। एंड डिजिटल सिग्नेचर्स जो है डेट इज ऑप्शनल। अगर हम ग्रिड सिस्टम की बात करते हैं तो टोटल 3 ग्रिड्स आर देयर, जैसे वी आर हैविंग द नॉर्थ ग्रिड, वेस्ट ग्रिड एंड द साउथ ग्रिड, राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन उसमें कवर्ड है। लोकल चेक की बात करें तो ग्रिड बेसिस में विद इन T+1 बेसिस के ऊपर आपके जो चेक्स होते हैं क्लियर होते हैं। जैसे 25 को चेक किया तो मैक्सिमम 26 तक चेक क्लियर हो जाएगा अगर वर्किंग डे है, राइट। एंड फॉर द प्रोसेस फ्लो की बात करें तो प्रेजेंटिंग बैंक जो होता है वो MICR कोड एंड जो चेक की इमेजेस होते हैं उनको कैप्चर करते हैं। टोटल 3 इमेजेस ली जाती हैं एंड ये ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रे स्केल इमेजेस होती हैं टोटल, राइट। एंड फर्दर कंसोलिडेशन की जाती है, यानी कि कंसोलिडेशन करके, यानी कि टोटल नंबर ऑफ चेक्स जो है सभी इकट्ठे मिलाकर के बैंक वाइज उनको भेज दिया जाता है क्लियरिंग हाउस के पास। अब प्रेजेंटिंग जो क्लियरिंग होती है, क्लियरिंग हाउस बेसिकली पेइंग बैंक को जो डाटा होता है लाइक इमेजेस एंड सेटलमेंट डाटा होता है वो भेज देता है। जो पेइंग बैंक होता है उससे सेम डे प्रोसेस कर देता है एंड जो अनपेड चेक होते हैं उनको वापस कर देता है। रिटर्न क्लियरिंग आती है जहां पर जो क्लियरिंग हाउस है वो बेसिकली प्रेजेंटिंग बैंक को नेक्स्ट डे प्रोवाइड कर देता है एंड नेट पोजीशन जो होती है वो RBI के थ्रू सेटलमेंट हो जाती है। तो कुछ इस तरह से सेटलमेंट होता है, लाइक बैंक ए जो है इसने यहां पर कैप्चर किया डाटा और भेज दिया इसको क्लियरिंग हाउस के पास। अब क्लियरिंग हाउस जो है यहां पर उसको डाटा मिल चुका है। अब बेसिकली क्या किया जाएगा, क्लियरिंग हाउस जो है पेइंग बैंक को सारा का सारा डाटा भेज देगा एंड फर्दर पेइंग बैंक यहां पर जो चेक रिटर्न करने वाले हैं उनको चेक को वापस कर देगा। अब जो क्लियरिंग हाउस है नेक्स्ट डे पर जो पर्टिकुलर कलेक्टिंग बैंक था उनके पास डाटा भेज देगा एंड फर्दर जो पे चेक है उनको RBI के थ्रू सेटल कर दिया जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस फॉर द CTS, राइट। CTS में इस तरह से कामकाज चलता है। इफ वी टॉक अबाउट द सिक्योरिटी, तो क्या सिक्योरिटी सिस्टम रहता है इसमें, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। PKI का मतलब होता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें एक आपके पास एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है एंड फर्दर सिक्योर किया जाता है एंड एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती है यहाँ पर एंड एंडोर्समेंट ID यानी कि यूनिक स्टैम्प का इस्तेमाल होता है एट द बैक ऑफ द स्कैंड चेक सो दैट बेसिकली हम एंडोर्स कर पाए, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द डिसऑनर ऑफ द चेक। डिसऑनर का मतलब होता है कि चेक को वापस कर दिया गया। और रिटर्निंग डिसऑनर्ड चेक्स का मतलब क्या होता है कि पेइंग बैंक की अगर बात करें तो पेइंग बैंक जो होगा वो डिसऑनर्ड चेक को क्लियरिंग के थ्रू वापस भेज देंगे एंड रिटर्न डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। जो कलेक्टिंग बैंक होता है वो डिसऑनर्ड चेक को विद द मीमो वापस कर देगा टू द पेई और द होल्डर विद इन द 24 आवर्स। एंड डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इफ इट्स टू अकाउंट्स बिटवीन द टू अकाउंट्स इन द सेम बैंक तो उसे साथ के साथ वापस कर दिया जाएगा। लेट्स से केस अगर सेम ही बैंक के अकाउंट है, बैंक ट्रांसफर ही है, तो उसको साथ के साथ वापस कर दिया जाएगा और साथ में दी जाएगी ये मीमो यानी कि रिटर्न मीमो जो क्लियरली शोकेस करेगी कि क्या रीजन कोड था, सिग्नेचर मिसमैच थे, इनसफिशिएंट फंड्स थे या रेफर टू ड्रॉ, राइट, व्हाटसोएवर इट वाज। तो वो चीजें यहां पर मेंशन की जाएंगी। आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू रिपोर्टिंग एंड द पेनल्टीज। Let's have a look at the effect of the reporting and the penalties. First of all, it's related to the MIS for 1 crore or more checks, यानी कि जो भी बाउंस चेक्स हैं जहां पर अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा है वो बैंक के MIS के डाटा में फिट किए जाएंगे कि इन केसेस में जो 1 करोड़ से ज्यादा का चेक है वो बाउंस हुआ है यानी कि वो डिसऑनर हुआ है। एंड इन केस अगर स्टॉक एक्सचेंज चेक होते हैं तो कंसोलिडेटेड डिसऑनर जो होंगे एज पर द अमाउंट जो ड्रॉ किए गए स्टॉक होल्ड एक्सचेंज ब्रोकर्स के ऊपर उनको सेपरेटली नोट किया जाएगा MIS में, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में मैच चेक उनको डाला जाएगा। एंड फर्दर कोई नई चेकबुक इशू नहीं की जाएगी अगर 1 करोड़ प्लस से चेक जो है वो 4 बार एक फाइनेंशियल ईयर में आपके हो गए हैं बाउंस, ठीक है। तो उसके केस में कोई फ्रेश चेकबुक जो है वो इशू नहीं की जाएगी। जो NSF कोड होता है दैट इज रिलेटेड टू नॉट सफिशिएंट फंड्स या इनसफिशिएंट फंड्स हम कह सकते हैं, दैट इज अ पॉइंट 3। पॉइंट 4 इट्स रिलेटेड टू अकाउंट क्लोजर डिस्क्रिशन। तो बैंक जो है वो करंट अकाउंट को क्लोज कर सकता है अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट डिसऑनर्स हो रहे हैं। फॉर द क्रेडिट फैसिलिटी रिव्यू यानी कि जब भी CCOD अकाउंट्स के लिए आपने इशू करना है तो एक हायर अथॉरिटी जो है वो रिव्यू करेगी लाइक क्रेडिट फैसिलिटीज को, चेक फैसिलिटी को कंटिन्यू करना है इस अकाउंट में या नहीं करना, ठीक है जी। फिर बात आती है कॉशनरी एडवाइस। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 3 डिसऑनर हो जाते हैं तो एक वार्निंग भेजी जाएगी कि अगर 4th चेक आपका डिसऑनर हो गया तो इसके साथ या तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा या फिर जो चेक फैसिलिटी है उसको आपके बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड न्यू चेकबुक की कंडीशंस भी हैं। अगर आप दोबारा से चेकबुक को इशू कर रहे हो आप एक लेटर भेजोगे कंडीशंस के साथ फ्यूचर चेक्स के लिए, राइट। फर्दर
फ्रीक्वेंट डिसऑनर जहां पर अमाउंट जो है वो 1 करोड़ से कम है, तो बैंक अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, ऑल्टरनेट पेमेंट्स के लिए इंपोज कर देंगे लिमिट्स को कि चेक से ज्यादा बड़ा ड्रॉ ना करो, या फिर एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए फ्रीक्वेंट डिसऑनर्स को कवर करने के लिए, ईसीएस मैंडेट्स को कवर करने के लिए जहां पर वो बार बार डिसऑनर हो रहे हैं। जनरली अगर बात करते हैं तो जो कॉपरेशन प्रूफ की बात करें, तो जो पेई है जिसको पैसे मिलने हैं या जो होल्डर है विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ डिसऑनर, बेसिकली उनको हम कॉपरेट कर सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द ऑडिट रिव्यू, जो भी प्रेजेंट कंसोलिडेटेड डिसऑनर डाटा होगा उसको क्वार्टरली बेसिस पर ऑडिट के द्वारा या फिर ऑडिट मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा ऑडिट किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। फर्दर प्रोसीजर की बात करें तो बैंक को एक अप्रूव्ड प्रोसीजर बनाना पड़ेगा जो कि बोर्ड अप्रूव्ड होगा, ताकि प्रिवेंटिव मेजर्स ली जा सके और टाइमली ऐसे कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट किया जा सके। देन एक सिस्टम आया था विच इज सेड टू बी द पीपीएस सिस्टम, दैट इज अ पॉजिटिव पे सिस्टम, जहां पर ज्यादा बड़ी अमाउंट के चेक होते थे ना, तो उस केस में आरबीआई ने एक सिस्टम लॉन्च कर दिया जिसको पीपीएस यानी कि पॉजिटिव पे सिस्टम कहते हैं, 2021 में लॉन्च किया था, ताकि जो भी की डिटेल्स है लार्ज वैल्यू चेक्स के लिए उनको रिकन्फर्म किया जा सके। तो कस्टमर मान लो एक चेक को सबमिट करता है जिसमें डेट, पे, अमाउंट सभी चीजें डाली गई हैं, राइट, तो सीटीएस क्रॉस चेक जो होगा प्रेजेंटेशन के ऊपर वो बेसिकली मैच किया जाएगा, राइट, एंड अगर कोई भी मिसमैच होता है तो उसे फ्लैग कर देंगे ड्रॉई के पास एंड प्रेजेंटिंग बैंक के पास, राइट। वैल्यू थ्रेशोल्ड क्या रखी गई है, अगर फॉर द अवेलेबल चेक्स 50,000 है उससे ज्यादा का अमाउंट है उसके लिए बेसिकली पीपीएस मैंडेटरी है, एंड बैंक जो है वो मैंडेटरी कर सकता है, अवेलेबल बेसिकली फैसिलिटी उसके लिए नॉट मैंडेटरी, अवेलेबल उनके लिए जहां पर अमाउंट 50,000 या उससे ज्यादा है, लेकिन मैंडेटरी बैंक कर सकता है फॉर द चेक्स वेयर अमाउंट इज 5 लाख रुपीज और मोर देन दैट, राइट। फिर बात आती है कस्टमर चॉइस के बारे में, तो कस्टमर जो है इस फैसिलिटी के लिए ऑप्ट इन कर सकता है, बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा उन्हें इस फैसिलिटी के बारे में। अगर पीपीएस कंप्लाइंट चेक के केस में राइट कोई डिस्प्यूट होता है एंड फर्दर वो उसमें ऑलरेडी पीपीएस लगा हुआ है अंडर द सीटीएस, तो सीटीएस डिस्प्यूट मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ेगा। देन उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू सर्विस एट द काउंटर्स, तो बैंकिंग आवर्स क्या रहते हैं, रेगुलर ब्रांचेस में जो वर्किंग आवर्स रहेंगे वीकडेज के ऊपर 4 आवर्स मिनिमम रहेंगे और सैटरडेज के ऊपर दो आवर्स कम से कम मिनिमम वर्किंग रहनी चाहिए। अगर कोई एक्सटेंशन काउंटर है, सैटेलाइट काउंटर है, वन मैन ऑफिस है, तो उसके केस में शॉर्टर ड्यूरेशन हो सकती है, लेकिन कस्टमर्स को पहले ही आपको बताना पड़ेगा। अगर हम ऑफिस आवर्स सेट करने की बात करते हैं तो बैंक को अपने आवर्स चूज करने पड़ेंगे और कस्टमर्स को बताना पड़ेगा, और साथ के साथ जो लोकल लॉज हैं लाइक रिलेटेड टू शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट उनके साथ भी कंप्लाई करना पड़ेगा। इफ वी टॉक अबाउट द रूरल ब्रांचेस, तो आप लोकल नीड्स के हिसाब से कीपिंग इन जनरल गाइडलाइंस इन माइंड आप अपने टाइमलाइंस को सेट कर सकते हो, वही चीज है आपका पास एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए। फर्दर इट्स रिलेटेड टू स्टाफ एंड सर्विस, इट्स रिलेटेड टू स्टार्ट अर्ली, यानी कि जो स्टाफ है मेट्रोज में, अर्बन सेंटर्स में, उन्हें ओपनिंग से कम 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए। एंड इफ वी टॉक अबाउट द एंड लेट, देन जब तक सभी कस्टमर जो आपके पास ब्रांच टाइमिंग क्लोज होने से पहले एंटर कर चुके हैं, आपको उन सभी कस्टमर को सर्व करना पड़ेगा। इवन कैश टाइमिंग्स खत्म होने के बाद जो नॉन कैश वर्क है वो 1 घंटा एक्स्ट्रा चल सकता है। इवनिंग काउंटर की बात करें तो अर्बन एंड मेट्रो सिटीज में आप लेट नाइट कस्टमर्स, लेट डे कस्टमर्स को डील करने के लिए इवनिंग काउंटर्स चला सकते हो जो 8 बजे तक चल सकते हैं। फर्दर मर्ज रिकॉर्ड्स की बात करें, जो ट्रांजैक्शंस एक्सटेंडेड आवर्स में की जाएंगी दोज मस्ट बी मर्ज विद द मेन अकाउंट रिकॉर्ड्स, मेन अकाउंट रिकॉर्ड के साथ उनको मर्ज कर देना चाहिए। देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द एटीएम, दैट इज अ ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब पीएएन जो होता है दैट इज अ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो हर एक ट्रांजैक्शन के लिए होता है, एंड एवरी एटीएम ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग द बैलेंस इंक्वायरी मस्ट रिक्वायर द पिन वैलिडेशन, वहां पर पिन वैलिडेशन चाहिए ताकि फ्रॉड ना हो। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू टर्न अराउंड टाइम, टीएटी क्या होता है, दिस इज अ टर्न अराउंड टाइम, यानी कि अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल होती है उसके केस में बैंक को विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टीएटी उस ट्रांजैक्शन को रिजॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आपने कैश डिस्पेंस किया लेकिन विड्रॉल नहीं हुआ, उसके केस में T+5 डेज का टाइम पीरियड होता है जिसके बीच में आपको उसको रिजॉल्व करना होता है, उसको बेसिकली सही करना होता है। कंपनसेशन की बात करें, अगर ऑटोमेटिकली क्रेडिट नहीं होती है एंट्री, जो टर्न अराउंड टाइम आपने फिक्स किया भी है, तो ऑटोमेटिकली 100 रुपीज पर डे के हिसाब से बैंक, इवन कोई क्लेम अगर रेज नहीं हुआ है तो भी बैंक उसको कंपनसेट करेगा अमाउंट को। एंड अगर स्टिल अगर कोई भी कंप्लेंट है वो अनरिजॉल्व है तो कस्टमर जो है वो कंप्लेंट कर सकता है टू द आरबीआई ओम्बड्समैन अंडर द आरबीआई आईओएस स्कीम, दैट इज द इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। फॉर द ऑनलाइन भी आप जो पर्टिकुलर कंप्लेंट्स उनको लॉन्च कर सकते हो, हर एक एटीएम के ऊपर इंफॉर्मेशन दी जाती है, फोन नंबर दिया जाता है, वेबसाइट एप्लीकेशन के बारे में बताया जाता है। एंड कोई अगर अदर बैंक एटीएम है, फेल्ड ट्रांजैक्शन होती है किसी और बैंक के एटीएम के ऊपर, तो आप कार्ड इशूइंग बैंक को ही कंप्लेंट करेंगे, ठीक है, ये नहीं है कि आप उस बैंक के पीछे पड़ जाएंगे। देन इट्स रिलेटेड टू कैश रिप्लेनिशमेंट, देखो कोई भी कैश आउट स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, कैश आउट नहीं होना चाहिए
अगर एक महीने में 10 घंटे से ज्यादा जो पर्टिकुलर एटीएम मशीन है वो कैश आउट रहती है तो 10,000 रुपए की पेनल्टी पड़ती रहेगी हर कैश आउट के बारे में। सिक्योरिटी मैनुअल के बारे में बात करें तो स्टाफ स्क्रीन एंड फर्दर एक सिक्योरिटी मैनुअल जो होगा वो फॉलो करना पड़ेगा। लोकेबल एसेट की बात करें, जो स्विच होगा फ्रॉम द ओपन लोडिंग टू लोकेबल कैसेट्स वो बेसिकली होना चाहिए। फर्दर सेंट्रल मॉनिटरिंग होनी जरूरी है, सेंट्रल यूनिट होगा जो कि एटीएम के कैश बैलेंसेस को ट्रैक करेगा। एंड इफ द रिकंसाइलेशन इज आउटसोर्स्ड तो उसके केस में जो रिकंसाइल बैंक होगा वो बेसिकली सब कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइडर को इंफॉर्मेशन रेगुलरली प्रोवाइड करेगा। देन इट्स रिलेटेड टू द डिजीज्ड कंस्टिट्यूएंट्स पेमेंट ऑफ द एसेट्स। लेट्स हैव अ लुक एट इट बट सो जहां पर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है लेकिन उस अकाउंट में नॉमिनेशन या फिर सर्वाइवर क्लोज है तो नॉमिनी को या फिर सर्वाइवर को पेमेंट कर दी जाएगी। बट नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द केस। लेट्स से ए एंड बी का जॉइंट अकाउंट है, ए की डेथ हो जाती है तो पैसे किसको मिलेंगे? अब बी का तो जॉइंट अकाउंट है, ये कोई आइदर सर्वाइवर फॉर्मर सर्वाइवर अकाउंट तो है नहीं है, तो ए के लीगल हेयर एंड प्लस बी को जॉइंटली पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, नॉमिनेशन का काम सिर्फ तभी आता है जब सभी अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो जाती है। क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे? प्रूफ ऑफ डेथ चाहिए, आईडी ऑफ द क्लेमेंट चाहिए नॉमिनी या सर्वाइवर के केस में, एंड फर्दर कोई भी लियन या अटैचमेंट ना हो अकाउंट के ऊपर, एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। क्लेमेंट जो है वो ट्रस्टी की तरह एक्ट करता है, यानी कि अगर जो नॉमिनी पर्सन है वो ट्रस्टी की तरह एक्ट करता है, वो ओनर नहीं होता है। इफ वी टॉक अबाउट द डिपॉजिट अकाउंट्स विदाउट नॉमिनेशन और सर्वाइवर क्लोज, उसके केस में सिंप्लीफाइड रिपेमेंट कर दी जाएगी टू द लीगल हेयर। बैंक जो है वो स्मॉल कैप लगा देते हैं जहां पर लेटर ऑफ इंडेमनिटी काफी रहेगा फॉर लेट से 50,000 तक के अमाउंट के लिए, एंड कोई अलग से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी इंडेमनिटी से ज्यादा। बैंक्स को आरबीआई का सर्कुलर फॉलो करना चाहिए रिलेटेड टू मॉडल ऑपरेशंस फॉर द प्रोसीजर्स। एंड अगर डिस्प्यूटेड केसेस है, अगर लेट से जो लीगल हेयर है वो डिसएग्री करते हैं या फिर सभी साइन नहीं करते हैं इंडेमनिटी के ऊपर, तो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट उनसे लेना चाहिए। देन इट्स रिलेटेड टू पाइपलाइन फ्लोज इन डिजीज्ड नेम्स फॉर एनी इनकमिंग फंड्स आफ्टर द डेथ, यानी कि कोई फंड्स आते हैं आफ्टर द डेथ तो जो सर्वाइवर नॉमिनी है उनको ऑथराइजेशन करना पड़ेगा कि उन्हें कैसे ट्रीट किया जाए। लेट्स से केस दो ऑप्शंस हो सकती हैं, या तो एस्टेट हो सकता है जहां पर कोई भी विड्रॉल अलाउड नहीं होगा, या फिर देन विल बी रिटर्निंग टू द सेंटर विद नोट की अकाउंट होल्डर डिजीज। ये दो ऑप्शंस आपके पास, जब मान लो किसी पर्सन की डेथ होने के बाद भी उस पर्सन के नाम पर कोई एसेट आता है, कोई पैसा आता है तो। फॉर द इंटरेस्ट ऑन डिजीज अकाउंट, तो बैंक जो है उसके पास एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए रिलेटेड टू द जो मैच्योर्ड एफडी थी डिजीज पर्सन की, उसके केस में इंटरेस्ट कैसे पे किया जाए। एंड फॉर करंट अकाउंट्स इंडिविजुअल सोल फर्म्स अगर हम बात करते हैं तो इंटरेस्ट जो है फ्रॉम द डेट ऑफ दैट टू द डेट ऑफ रीपेमेंट वो पे करनी पड़ेगी एट द सेविंग बैंक रेट ऑन द रीपेमेंट, चाहे वो करंट अकाउंट है चाहे वो कुछ भी है, उसके केस में आपको सेविंग बैंक की रेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टू द डेट ऑफ रीपेमेंट एट द सेविंग बैंक रेट। एंड टाइम लिमिट की सेटलमेंट की बात करें तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्लेम को सेटल करना पड़ेगा अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। क्लेम फॉर्म जो है बैंक को वो क्लेम फॉर्म देना पड़ेगा रिक्वेस्ट के ऊपर एंड उसे ऑनलाइन भी पब्लिश करना पड़ेगा। एंड लेट्स हैव अ लुक एट द सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स फॉर द मिसिंग पर्सन। अगर हम मिसिंग पर्सन के क्लेम सेटलमेंट के लीगल बेसिस की बात करते हैं तो दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 107 108 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। कोर्ट प्रिजम्पशन ये मानती है हेयर्स मस्ट गेट अ कोर्ट ऑर्डर डिक्लेयरिंग कि पर्सन जो है उसे डेड मान लिया गया है, उससे के लिए आपको एक कोर्ट ऑर्डर लेना पड़ेगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट द सेटलमेंट तो बैंक जो है वो कोर्ट डिसीजन के हिसाब से सेटलमेंट कर सकता है। इफ वी टॉक अबाउट द बैंक पॉलिसी, हर एक बैंक की अपनी रिटर्न पॉलिसी होती है कि वो मिसिंग पर्सन के क्लेम्स को किस तरह से सेटल डाउन करने वाला। इफ वी टॉक अबाउट द थ्रेशोल्ड लिमिट तो बैंक जो है एक स्मॉल कैप लगाता है, लेट से 1 लाख रुपए की सेटलमेंट लगा दी जहां पर एफआईआर एंड अगर नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट दी गई है एंड लेटर ऑफ इंडेमनिटी दी गई है पुलिस के द्वारा तो आप उसके बेस पर 1 लाख तक के अकाउंट की पेमेंट कर सकते हो, उसको सेटल डाउन कर सकते हो। स्पेशल केसेस आए रिलेटेड टू 2013 डिजास्टर फॉर मिसिंग इन जून 14 2013, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने प्रोसीजर बताया एंड डेथ सर्टिफिकेट फ्रॉम डेजिग्नेटेड ऑफिसर एंड जो इंडेमनिटी है डेट कुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है, ये चीज कही गई थी स्पेशल केस के तहत जो डिजास्टर आया था 2013 में उसके बारे में। Then it's related to the nomination facilities. If we talk about the legal provisions, जो nomination के rules हैं, those are covered under the 45ZA to 45ZF. Like, let me just tell you 45. It's 45ZA, ZC, and ZE. Right? And this is related to DSL. D is for deposits. 45ZA is related to the deposits. And 45ZC is for the safe custody articles and 45ZL is for the lockers, right? So this way actually it works, right?
तो बैंक जो है उन्हें नॉमिनी को पे करना पड़ेगा डिजीज डिपॉजिटर के केस में, एंड जो सेफ कस्टडी आर्टिकल्स हैं, लोकर के कंटेंट है, वो नॉमिनी को देने होंगे। इफ वी टॉक अबाउट द बैंकिंग कंपनीज नॉमिनेशन रूल्स 1985, तो प्रोवाइड नॉमिनेशन को प्रोवाइड करने की फैसिलिटी, कैंसिल करने की फैसिलिटी, चेंज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी। एंड अकाउंट चलते चलते आप कभी भी नॉमिनेशन को कैंसिल कर सकते हैं, नॉमिनेशन ऐड कर सकते हैं, या नॉमिनेशन को ऑल्टर भी कर सकते हैं, राइट। एंड जो भी चेंजेस होंगे आपको उसके रिलेटेड एक्नॉलेजमेंट भी उनको देनी पड़ेगी। यू मस्ट बी फॉलोइंग द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड द इंडियन सक्सेशन एक्ट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द नॉमिनेशन फैसिलिटी, तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट फैसिलिटी में अवेलेबल है, फिक्स डिपॉजिट में अवेलेबल है, सेफ कस्टडी आर्टिकल्स में अवेलेबल है, एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। एंड कस्टमर्स को सभी स्पेसिफाइड जो फॉर्मेट फॉर्म्स हैं उनको फाइल करना पड़ेगा, एंड बैंक को एक्सप्लेन करना चाहिए कि नॉमिनेशन की क्या बेनिफिट है। अगर कस्टमर रिफ्यूज करता है तो रिटर्न रिफ्यूजल को अकाउंट फॉर्म के ऊपर रखना पड़ेगा, एंड अगर वो लिख कर देने से भी मना करता है तो उसके केस में किसी ऑफिसर की प्रेजेंस में आप उसे ये चीज मनवाएंगे कि हाँ वो नॉमिनेशन नहीं लेना चाहता, राइट। फर्दर प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक को कंफर्म करना पड़ेगा रिलेटेड टू द मॉडिफिकेशन या फिर नॉमिनेशन फैसिलिटी को वो रजिस्टर करना चाहते हैं, एंड जो भी रजिस्टर डिटेल्स हैं उनको सिस्टम में भी रजिस्टर करना पड़ेगा। नॉमिनेशन लीजेंड, नाउ विद द कस्टमर्स कंसेंट आप नॉमिनेशन रजिस्टर्ड को मार्क करोगे पॉसिबल पासबुक के ऊपर या फिर एफडीआर के ऊपर, एंड इफ द कस्टमर अग्रीज तो आप नॉमिनी का नाम भी उसके ऊपर शोकेस कर सकते हो, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी। अगर कस्टमर चॉइस देता है कि हाँ नाम प्रिंट चाहिए तभी आपको देना है, अदरवाइज नॉट। फॉर द पेंशन अकाउंट नॉमिनेशन के लिए अलग से रूल्स बनाए गए हैं। देन इट्स रिलेटेड टू की एस्पेक्ट्स ऑफ द डिपॉजिट नॉमिनेशंस, राइट। सो इंडिविजुअल ओनली अकाउंट में नॉमिनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन हो सकता है, कोई ट्रस्ट या कोई एसोसिएशन जो है वो नॉमिनी नहीं हो सकती। ज्वाइंट अकाउंट के केस में सिर्फ एक ही नॉमिनी रहेगा, एंड फर्दर उनके राइट्स नॉमिनी के तभी बनेंगे जब सभी अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो जाएगी। अगर वेरिएशन कैंसिलेशन की बात करें तो सभी सर्वाइवल जो डिपॉजिटर्स हैं आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, उनके आपको साइन लेने पड़ेंगे, तभी आप नॉमिनेशन को चेंज कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। इफ वी टॉक अबाउट द विटनेस, तो जहां पर पर्सन थंब इंप्रेशन लगाता है यानी कि सिग्नेचर्स नहीं करता है, उस केस में आपको दो पर्सन से क्या चाहिए, एक विटनेस चाहिए, अटेस्टेड चाहिए। सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, अटेस्टेड थंब इंप्रेशंस मस्ट बी अटेस्टेड बाय द टू विटनेसेस। एंड फर्दर पब्लिक अवेयरनेस की बात करें तो बैंक्स को एजुकेट करना चाहिए कस्टमर्स को अबाउट द नॉमिनेशन एंड द सर्वाइवरशिप। एंड इफ वी टॉक अबाउट द आरबीआई डायरेक्टिव, तो जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, लोकर्स अकाउंट है, उनमें नॉमिनी होनी चाहिए, and up to 4 nominees are allowed. So as per the new amendment to the Banking Laws Act, right, Banking Laws Amendment Act 2025, 4 नॉमिनीज तक हम पर बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, सेफ डिपॉजिट लोकर में रख सकते हैं, सेफ कस्टडी आइटम में 4 से ज्यादा हम नॉमिनी डाल सकते हैं। एंड फर्दर आपके पास 2 तरीके नॉमिनी सेलेक्ट करने के, एक होता है सक्सेसिव नॉमिनेशन, जहां पर आप 4 इंडिविजुअल का सीक्वेंस बता देंगे, लाइक ए को दो, या फिर उसके बाद बी को, फिर सी को, फिर डी को, ये सीक्वेंस होता है, यानी कि सक्सेसिव नॉमिनेशन होती है। दूसरा होता है साइमल्टेनियस नॉमिनेशन, ठीक है, तो ये है सक्सेसिव, यानी कि एक नहीं रहेगा तो दूसरे को दे देना, वो भी नहीं रहेगा तो तीसरे को देना। जैसे मान लो ए भी ऑफ हो गया तो बी को देना, बी भी ऑफ हो गया तो सी को देना, सी भी ऑफ हो गया तो डी को देना, ठीक है, वो ये क्राइटेरिया होता है। एंड दूसरा जो क्राइटेरिया है दैट इज अ साइमल्टेनियस, ये साइमल्टेनियस वाला पार्ट है। साइमल्टेनियस में आप परसेंटेज बताओगे कि कितना कितना शेयर देना है, टोटल 100% शेयर बताना पड़ेगा। लेट से बी से इसको 40 दे दो, इसको 30% दे दो, इसको 10% दे दो, एंड लेट से इसको 20% दे दो, ठीक है। तो मैंने टोटल परसेंटेज जो है वो यहां पर कितनी कर दी है, आई मेड इट 100%, ठीक है, वो बता दी है। एंड ये कहां पर एप्लीकेबल रहेंगे, जितने भी डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, सेविंग, करेंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सबके ऊपर एप्लीकेबल रहने वाला है ये रूल। एंड साथ ही साथ जो सेफ डिपॉजिट लॉकर्स हैं, सेफ कस्टडी आर्टिकल्स हैं, जो आपने बैंक यहाँ के कोऑपरेटिव बैंक के पास है, उनके ऊपर भी ये रूल्स एप्लीकेबल रहने वाले हैं। जो सक्सेसिव नॉमिनेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ अलाउ करेगी कि आप नेक्स्ट नॉमिनी को पे कर सकते हो अगर प्रीसीडिंग नॉमिनी जो है उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि ए की डेथ होगी तो बी को, बी की डेथ होगी तो सी को, सी की डेथ होगी तो डी को। साइमल्टेनियस के केस में क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स होती है शेयर के हिसाब से, राइट, एंड दैट इज द मेन केस रिलेटेड टू इट। तो आरबीआई जो है नॉमिनेशन फॉर्म्स को अपडेट कर रही है, नॉमिनी की ईमेल आईडी मिलेगी, नॉमिनी के फोन नंबर मिलेगी। नॉमिनी के कुछ एक अधिकार होते हैं, जो नॉमिनी होता है एज ए टोल्ड यू वो ट्रस्टी की तरह एक्ट करता है, वो एक कस्टोडियन की तरह एक्ट करता है, वो बेनिफिशियल ऑनर नहीं होता है, एंड दे रिसीव द फंड्स एंड होल्ड देम
फॉर द लीगल हेयर्स, वो लीगल हेयर्स के लिए फंड्स को होल्ड करते हैं। अगर जो अकाउंट होल्डर है उनकी डेथ हो जाती है तो पेमेंट जो है वो ड्यूली रजिस्टर्ड नॉमिनी को दी जाती है, वो एक वैलिड डिस्चार्ज माना जाता है, उस केस में कोई भी सक्सेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। एंड फर्दर एज ऑफ द जनवरी 17 2025 आरबीआई ने मैंडेट कर दिया बैंक्स एंड डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज के लिए कि जितने भी एग्जिस्टिंग एंड नए अकाउंट्स हैं वहां पर कोई ना कोई नॉमिनेशन होनी चाहिए, या फिर वो पर्सन नॉमिनेशन नहीं लेना चाहिए, उसका रिकॉर्ड शामिल होना चाहिए। पीरियोडिक बैंक लेवल, बोर्ड लेवल का रिव्यू किया जाएगा नॉमिनेशन कवरेज का, वो जरूरी है। कस्टमर्स को इन्फॉर्म करो, कस्टमर को जागरूक करो कि अकाउंट डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, पासबुक के थ्रू, मार्केटिंग मटेरियल के थ्रू की नॉमिनेशन होनी चाहिए। अब ये चेंजेस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी थी? बिकॉज देखो अनक्लेम डिपॉजिट का जो ट्रेंड है वो डिक्लाइनिंग में है। बैंक्स आर इनहेंसिंग द नॉमिनेशन मैकेनिज्म सो एज टू रिड्यूस द बर्डन, बिकॉज देखो उनके ऊपर तो दिक्कत आएगी ना अनक्लेम डिपॉजिट आ रहे हैं। एंड फर्दर इंप्रूव द कस्टमर कन्वीनियंस, इसके साथ क्या होगा, कस्टमर का जो कन्वीनियंस है वो ज्यादा बेटर बनेगी, क्लेम सेटलमेंट ज्यादा एफिशिएंटली हो पाएगी, जो लीगल निसेंस है जो कंट्री में चल रहा है, ऑलरेडी इतने ज्यादा केसेस पेंडिंग है, वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अप टू 4 नॉमिनीज जो है वो ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं इस रिगार्ड में, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू अनक्लेम डिपॉजिट्स एंड द इनऑपरेटिव अकाउंट। अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं रिलेटेड टू, अगर सबसे पहले तो टर्म्स के बारे में बात करते हैं अलग अलग। ठीक है, तो बैंक इंड्यूस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? बैंक इंड्यूस ट्रांजैक्शंस होती हैं जैसे आपने कोई फीस चार्ज कर ली, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है, टैक्सेस को डेबिट कर दिया, वो सब चीजें होती हैं बैंक इंड्यूस। कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन होती है पैसा डिपॉजिट कर दिया, निकलवा लिया, केवाईसी अपडेट कर दिया, वो कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन है। इन ऑपरेटिव अकाउंट उन अकाउंट्स को कहा जाता है जहां पर कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन 2 साल से बाद लगातार नहीं की गई, उनको हम कहते हैं inoperative accounts. We say them to be inoperative account, right? एंड अनक्लेम डिपॉजिट कौन से होते हैं? जहां पर 10 साल से ज्यादा टाइम के लिए कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, उनको डेफ में मूव कर देते हैं। फर्दर इट्स रिलेटेड टू यूडीआरएन। यूडीआरएन क्या होता है? यूडीआरएन होता है यूनिक आईडी असाइंड व्हेन फंड्स गो टू द डेफ अकाउंट, राइट। रिव्यू एंड एक्टिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो एनुअल रिव्यू किया जाएगा कि कौन से अकाउंट जो है वो आपके इनऑपरेटिव हो गए हैं। आपको बैंक्स को रिव्यू करना पड़ेगा सभी अकाउंट्स को ईयरली बेसिस के ऊपर, एंड सभी कस्टमर्स को लेटर के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू बताना पड़ेगा कि उनका अकाउंट जो है वो इनऑपरेटिव स्टेटस के नजदीक आ रहा है। एंड फर्दर आपको फ्रेश कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी या फिर केवाईसी को अपडेट करना पड़ेगा, वो जरूरी है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो बैंक फॉलोअप करेगा एंड फर्दर उस चीज को रिजॉल्व करेगा। फर्दर इन द केस ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम अकाउंट, लाइक अकाउंट्स जो कि डीबीटी के साथ लिंक्ड है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लिंक्ड है या स्कॉलरशिप आ रही है, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है कि उनको इनऑपरेटिव मार्क नहीं किया जाएगा। एंड बैंक को स्पेशल केवाईसी कैंपेन्स को रन करना पड़ेगा ताकि अकाउंट्स एक्टिव रह पाए। फर्दर सेग्रीगेशन करना जरूरी है कि आपके इनऑपरेटिव अकाउंट्स कौन से हैं एंड एक्टिव अकाउंट कौन से हैं, एंड उनको जो आपके इनऑपरेटिव अकाउंट है उनको रेगुलरली आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, राइट। एंड फर्दर जो भी रिएक्टिवेटेड अकाउंट है उनको 6 महीने आपको मॉनिटर करना है कंप्लायंस के पर्पस से, बिकॉज ये भी तो हो सकता है फ्रॉड हुआ हो, ठीक है, तो उनको बेसिकली मॉनिटर भी करना पड़ेगा। फर्दर वी नीड टू ट्रेस द कस्टमर्स, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर आप कस्टमर्स को कनेक्ट करें इन द केस ऑफ द इनऑपरेटिव अकाउंट्स। अगर अनट्रेसेबल है वी मस्ट बी रीचिंग आउट टू द नॉमिनीज, लीगल हेयर्स को रीच आउट कर सकते हैं। एंड फर्दर सेविंग बैंक इंटरेस्ट जो है वो ऐड होता रहेगा इवन इफ द अकाउंट इज इनऑपरेटिव, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई भी रीएक्टिवेशन के चार्जेस नहीं ले सकते, कोई भी मिनिमम बैलेंस के चार्जेस नहीं लगा सकते। एंड फर्दर अनक्लेम डिपॉजिट इन्फो जो है दैट मस्ट बी शोकेस्ड ऑन द वेबसाइट आल्सो। जो भी डेबिट्स हैं कस्टमर जब तक उसको रिएक्टिवेट नहीं करता तब तक डेबिट जो होंगे वो रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे इन केस ऑफ द इनऑपरेटिव अकाउंट्स, राइट। कस्टमर अवेयरनेस के लिए बैंक को जरूरी है कि बैंक अवेयरनेस कैंपेन चलाए रिलेटेड टू की अकाउंट्स को रीएक्टिवेट कैसे करना है, एंड फर्दर अगर अनक्लेम्ड बैलेंसेस है तो उनको क्लेम कैसे करना है, ठीक है जी। उद्गम पोर्टल के बारे में बता सकते हो। देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द गार्निशी ऑर्डर एंड द अटैचमेंट ऑर्डर। गार्निशी ऑर्डर क्या होता है? एक पर्सनल लायबिलिटी को कवर अप करने के लिए एक तरीका होता है। लेट्स से ए पर्सन ने पैसा दिया था पर्सन बी को, तो पर्सन ए जो है वो बन गया क्रेडिटर क्योंकि इसने तो भाई साहब ने पैसे दिए, और पर्सन बी बन गया डेब्टर जिसने पैसे उधार पर लिए थे। अब पर्सन बी ने पैसे वापस नहीं किए और पर्सन बी का एक अकाउंट चल रहा है XYZ बैंक के साथ, ये बैंक है यहां पर जहां पर पर्सन बी का चल रहा है अकाउंट, ठीक है। एंड इस केस में अगर रिलेशनशिप देखें तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या है? बैंक है कस्टमर का डेब्टर क्योंकि बैंक ने कस्टमर के पैसे देने, और यहां पर कस्टमर है क्रेडिटर क्योंकि इसने बैंक से पैसे लेने। तो इन अ वे अगर हम देखें तो बैंक जो है वो डेब्टर का डेब्टर, ठीक है, बैंक इज डेटर्स डेटर, राइट, यानी कि डेटर का भी डेटर कौन है? वो बैंक है, ठीक है जी, यही केस है। अब यहां पर ए पर्सन जो है वो चला जाता है कोर्ट के पास एंड कोर्ट में जाके कहता है कि भाई साहब इसने मेरे पैसे नहीं दिए, तो कोर्ट जो है वो एक लेटर निकाल देती है
लेकिन ए पर्सन कहता है कि मुझे पता है उसके पैसे ना उस बैंक में पड़े हैं, ठीक है। तो कोर्ट यहां पर एक लेटर निकाल देगी बैंक को, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर निसी। क्या कहते हैं हम इसे? कहते हैं ऑर्डर निसी, क्योंकि जो गार्निशी ऑर्डर होता है वो 2 स्टेजेस में इशू किया जाता है। अब ऑर्डर निसी में बैंक से ये माना जाता है कि भाई इस पर्सन ने, बी पर्सन ने ए पर्सन के पैसे देने हैं। अब आप हमें ये रीजन दो कि जो पैसे आपके पास पड़े हैं उन्हें क्यों ना इस्तेमाल किया जाए ए पर्सन के पैसे वापस करने के लिए, ठीक है। तो बैंक यहां पर रिस्पॉन्ड करेगा कि पैसे ले लो जी या ना लो जी, ठीक है जी, रिस्पॉन्ड करेगा। एंड उसके बाद जो कोर्ट है वो फाइनल ऑर्डर दे देगी, भाई ठीक है, ये होता है ऑर्डर एब्सोल्यूट। वी से टू बी द ऑर्डर एब्सोल्यूट, ठीक है। एंड ये यहां पर बन जाएगा एब्सोल्यूट ऑर्डर, एंड बैंक जो वो पैसे यहां पर ट्रांसफर कर देगी कोर्ट को। ये सिस्टम बन गया, राइट। दिस इज द गार्निश ऑर्डर। अब इसमें पार्टीज होती हैं। पहली, अब पर्सन बी जिसने पैसे देने हैं उसको कहा जाता है जजमेंट डेप्टर। ये है जजमेंट डेप्टर। और ये पर्सन ए है जजमेंट क्रेडिटर, ठीक है जी। और XYZ बैंक यहां पर है जजमेंट डेटर्स डेटर, ठीक है। या फिर इसको एक और नाम से कहा जाता है गार्निशी। और जो फंड्स को यहां पर मांगा गया उनको कहा जाता है गार्निशी फंड्स, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस रहता है गार्निशी ऑर्डर से रिलेटेड, ठीक है। एंड इन केस ऑफ अटैचमेंट ऑर्डर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, अटैचमेंट ऑर्डर के केस में जो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी होती है, जैसे आपने इनकम टैक्स के पैसे देने हैं, कस्टम ड्यूटी के पैसे देने हैं, उसके लिए रिकवरी के लिए डाला जाता है, राइट। एंड उसकी प्रायोरिटी जो होती है वो अटैचमेंट ऑर्डर की, दैट इज मोर देन द गार्निश ऑर्डर। यानी कि अगर सेम अकाउंट में अटैचमेंट ऑर्डर रिसीव हुआ, गार्निशी ऑर्डर रिसीव हुआ सेम टाइम के ऊपर, तो गार्निशी ऑर्डर को पहले, अटैचमेंट ऑर्डर को पहले कंप्लाई करना होगा, राइट। दैट इज द सिनेरियो। फिर बात आती है अटैचमेंट के बारे में। कोर्ट जो है वो ऑर्डर करती है बैंक को, तो 2 बेसिकली फॉर्म्स में है। एक होता है ऑर्डर निसी और दूसरा होता है ऑर्डर एब्सोल्यूट, राइट। ये 2 फंडाज रहते हैं यहां पर जिनको कंप्लाई करना होता है। ऑर्डर नेसी जो होता है प्रिलिमिनरी ऑर्डर होता है, ऑर्डर एब्सोल्यूट होता है वो बेसिकली अटैचमेंट को परमानेंट कर देता है। इफ वी लुक एट द स्कोप, तो ये जो बैलेंस होता है एट द टाइम ऑफ द सर्विस, उसके ऊपर एप्लीकेबल रहता है गार्निशी ऑर्डर। यानी कि गार्निशी ऑर्डर आया 11 बजे और अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हुए 12 बजे, तो 12 बजे का बैलेंस नहीं इन्वॉल्व होगा, सिर्फ 11 बजे तक जो बैलेंस था वो इन्वॉल्व होगा। अटैचमेंट ऑर्डर के केस में ऐसा नहीं होता। अटैचमेंट ऑर्डर के केस में सब्सिक्वेंट क्रेडिट भी आप घेरे में ले सकते हो। गार्निश ऑर्डर के केस में जो लिमिटेशन पीरियड है वो होता है 12 साल का। 12 साल का लिमिटेशन होता है, ठीक है जी। यानी कि इंप्लीमेंटेशन 12 साल के बीच में करनी होती है। और अगर अटैचमेंट ऑर्डर की बात करें तो वहां पर होता है 30 साल का, राइट। स्कोप की बात करें तो ये बैलेंसेस के ऊपर एप्लीकेबल होगा विच आर अवेलेबल एट द टाइम ऑफ द सर्विस। चेक प्रेजेंटेड आफ्टर द ऑर्डर, तो चेक जो भी पोस्ट ऑर्डर बिलिंग है उनको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज अ केस। फिर बात आती है जॉइंट एंड पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में। लेट्स केस की गार्निश ऑर्डर पर्सन ए के नाम पर है, अकाउंट जो है वो ए एंड बी का जॉइंट है, तो उसके केस में गार्निश ऑर्डर एप्लीकेबल होगा? नो, दैट वॉन्ट बी एप्लीकेबल, राइट। ऑर्डर इन नेम जो है वो होना जरूरी है, राइट। तो जॉइंट अकाउंट के ऊपर गार्निश ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होता। फॉर्मर सर्वाइवर की बात करें, अगर तो फॉर्मर के नाम पर है फिर तो गार्निश ऑर्डर अटैच हो जाएगा, लेकिन अगर सर्वाइवर के नाम पर है तो अटैच नहीं होगा। फिर बात करें मल्टीपल नेम्ड के बारे में, तो ऑर्डर इन मल्टीपल नेम के बारे में, लेट्स से ए एंड बी के नाम पर गार्निश ऑर्डर है तो इनके इंडिविजुअल अकाउंट के भी ऊपर लागू होगा और इनका अगर जॉइंट अकाउंट है उसके ऊपर भी लागू होगा, राइट। अगर पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में बात करें, पार्टनर्स का पर्सनल अकाउंट जो है उसे अटैच किया जा सकता है फॉर द फर्म डेप्ट, लेकिन फर्म के अकाउंट को अटैच नहीं किया जा सकता पार्टनर के पर्सनल अकाउंट डेप्ट के साथ। कहने का मतलब है अगर तो ABC फर्म के नाम पर गार्निश ऑर्डर है तो ABC इनके पर्सनल अकाउंट को अटैच कर सकते हैं, बिकॉज इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की, ठीक है। लेकिन ए के नाम में अगर गार्निश ऑर्डर है तो ABC फर्म का अकाउंट जो है वो अटैच नहीं कर सकते, राइट। क्लियर होगी चीज ये। देन इट्स रिलेटेड टू मल्टीपल अकाउंट्स एंड नेटिंग। अगर मान लो एक अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस पड़ा है दूसरे में डेबिट बैलेंस है, तो नेट क्रेडिट बैलेंस होगा उसे अटैच किया जाएगा, वही अटैच हो सकता है। इफ द लोन डेबिट इज नॉट रिकॉल्ड येट, लोन का डेबिट अगर रिकॉल नहीं हुआ तो उसे हम ऑफसेट नहीं कर सकते अगेंस्ट द क्रेडिट बैलेंस, यानी कि अगर ड्यू नहीं हुआ फिर उसको ऑफसेट नहीं कर सकते। कहने का मतलब है राइट ऑफ सेट ऑफ ना करोगे फॉर द फ्यूचर डेब्ट्स। राइट ऑफ सेट ऑफ तो जो ऑलरेडी ड्यू डेब्ट होते हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो द फ्यूचर डेब्ट नहीं कर सकते। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द अटैचमेंट ऑर्डर। अटैचमेंट ऑर्डर किसके द्वारा इशू किया जाता है? जो अथॉरिटीज है उनके द्वारा इशू किया जाता है ताकि स्टैट्यूटरी जो आपके ड्यूज हैं उनको रिकवर किया जा सके। एंड साथ के साथ आपको डेट टाइम जो होता है हर एक अटैचमेंट ऑर्डर के साथ बेसिकली रिकॉर्ड करना होता है एंड आपको डिपॉजिटर को बताना पड़ेगा। एंड अटैचमेंट ऑर्डर होता है दैट्स अवेलेबल ऑन द सब्सिक्वेंट क्रेडिट्स आल्सो। 11 बजे बैलेंस था 50,000 का,
12 बजे बैलेंस हो गया 70,000 का, ड्यूज थे 65,000 के, तो ये 65,000 यहां पर एप्लीकेबल रहेंगे। यस, दोज विल बी एप्लीकेबल। गार्निश ऑर्डर के केस में ऐसा नहीं होता है। एंड आल्सो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए एंड बी का अगर ज्वाइंट अकाउंट है, ए एंड बी का ज्वाइंट अकाउंट है, अब अगर ए के नाम पर है अटैचमेंट ऑर्डर, तो हमने गार्निश ऑर्डर में पढ़ा वो अटैच नहीं होगा। लेकिन अटैचमेंट ऑर्डर के केस में ये माना जाएगा कि अगर बैलेंस 50,000 है ना, तो 25,000 बिलोंग करता है ए को, 25,000 बिलोंग करता है बी को, यानी कि हाफ हाफ बैलेंस रहेंगे, दोनों को बिलोंग करता है, एंड फिर इतना बैलेंस अटैच हो जाएगा, राइट। सो दैट वाज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर यूनिट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड कंप्लीटली आपने वीडियो को एंजॉय भी किया होगा, बहुत सी चीजें सीखी होंगी। अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए तो सिंपली लिखिए CIB और उसको व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 83,609,44207 के ऊपर। आई बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।